Hello everyone, welcome to Gate Academy. Good evening everyone. क्या आप सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? हेलो शाजिद, हेलो शिधु, गुड इवनिंग एवरीवन. चलिए आप लोग सब बढ़िया हैं. स्टार्ट करें क्लास आज का. क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके, गुड इवनिंग एवरीवन. चलिए, सो अभी अपन डिस्कस करते हैं पूरी पूरी स्टोरी जो भी अपना चल रहा था, ठीक है? ओके, ठीक है. आज का सबसे पहले एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं क्लास में, एजेंडा डिस्कस करते हैं. ओके, सो आज का एजेंडा क्या रहने वाला है, आज का एजेंडा अपना क्या है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है सर, ठीक है सर. आज का सबसे पहले एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं. आज का एजेंडा क्या रहने वाला है क्लास का, ये एक बार अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं. ओके, तो सर पिछले क्लास में हम लोग अरे के बारे में तो पढ़ लिए थे और सब कुछ अपने को पता है एग्जैक्टली सारा चीज़ कि भाई अरे में क्या है, किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, वेक्टर क्या होता है सर, वेक्टर में किस तरीके से खेलते हैं, किस तरीके से लीड कोड का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये सारा चीज़ अपने को सर क्लियर हो गया है अपना फंडा. ठीक है. अब सर जो अपन नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि सर, तो आज अपन क्या बात करने वाले हैं, अगर जैसे आप देखोगे तो आपने थंबनेल देखा होगा कि आज एग्जैक्टली अपन क्या बात करने वाले हैं कि भाई फर्स्ट जो थिंग है जो अपन बात करेंगे कि एक कॉन्सेप्ट अरे रोटेशन बेस्ड क्वेश्चन का बात करेंगे. अरे रोटेशन, ठीक है, कि एग्जैक्टली अरे रोटेशन क्या होता है ये अपन समझेंगे और इस तरीके से इसको किस किस सॉल्यूशन से अपन कर सकते हैं ये पूरा का पूरा फंडा समझेंगे अपन. ठीक है, पहला चीज तो ये है सर अपना. ठीक है, कि ये समझना. सेकंड चीज क्या है, सेकंड है कि क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू जो बुक है, क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू, ये बुक का पीडीएफ आप लोग के पास रहना चाहिए. ठीक है, इस बुक का पीडीएफ क्या करना है आप लोग को, डाउनलोड कर लेना है. ठीक है, अगर किसी को हार्ड कॉपी पसंद होगा तो वो ले सकता है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग सब पीडीएफ ही डाउनलोड कर लीजिएगा इस बुक का. ठीक है, अपन इसके सारे नहीं लेकिन अच्छे अच्छे जो प्रॉब्लम्स है वो इसमें एनालाइज हम लोग किया करेंगे. ठीक है, हेलो आदर्श. ठीक है, सो आज से अपन क्या करेंगे, अरे रोटेशन पहले देखेंगे और इसके कॉन्सेप्ट्स देखेंगे क्या हो गया, किस तरीके से सोचते हैं. ठीक है, ये अपन देखने वाले हैं. प्रीवियस का फंडा सबको क्लियर है क्या, प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हुए हैं सबको क्लियर है क्या? लेक्चर 0 से लेकर लेक्चर आज कितना है, लेक्चर 6 है, मतलब लेक्चर 5 तक, टोटल 6 लेक्चर्स सबने देखा है और सबको फंडा पूरा क्लियर है. अगर आपने सारे लेक्चर्स देखोगे तो आपको एक क्लियर पिक्चर आ रहा होगा कि आज का क्लास में हम लोग क्यों ये सारी चीजें करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग. ठीक है, ओके, ठीक है. सो ये क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू का पीडीएफ आप लोग सब डाउनलोड कर लीजिएगा. ठीक है, इससे अपना अपन करने क्या वाले हैं, अपन ये करने वाले हैं ना कि अगर आप इस बुक को देखोगे, क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू बुक को अगर आप देखोगे तो ठीक है, ये है क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू का बुक. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ना कि सारी चीजें इसी हिसाब से इसमें डिस्कस किया गया है. देखो, इसका सबसे पहला चैप्टर क्या है, अरे एंड स्ट्रिंग्स है. ठीक है, तो इसमें आपको हर कंपनीज में कैसे क्रैक किया जाता है ये सारी चीजें यहाँ पे अपन लोग देखते हैं कि यहाँ पे मेंशन रखता है. ठीक है, तो इसके हर एक देखिए यहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू के क्वेश्चंस होंगे इस बुक में अपने. अगर अपन लोग इस बुक के अगर कुछ प्रॉब्लम्स को अपन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे ना, अपना एम बस ये नहीं रहेगा कि इसमें जो भी प्रॉब्लम्स है बस सर मेरे को उसका सॉल्यूशन बता दीजिए, ये अपना एजेंडा कभी नहीं है. ठीक है, अपना एम है इस बुक का यूज करने का कि अपने को प्रोग्रामिंग सोचना कैसे वो अपने को आना चाहिए. मतलब इसके हर एक प्रॉब्लम को उठाएंगे तो ये तो पहले कंफर्म हो गया कि ये बुक जो है सारे इंटरव्यू प्रॉब्लम्स के लिए, तो भाई इसमें क्वेश्चंस तो अच्छे रहने वाले हैं, अच्छे लेवल के रहेंगे. और तो सिर्फ अपना टास्क ये नहीं है कि भाई इस बुक को हम लोग, ठीक है, गेल का है, इसको सब लोग पीडीएफ इसका डाउनलोड कर लीजिएगा. ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो आप देखिए स्टार्टिंग यहाँ से कैसे होता है इस बुक से. इस बुक में बस आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगे. सो सारे
किस तरीके से कंपनीज में इंटरव्यू देते हैं, कैसे सोचते हैं प्रॉब्लम्स का, ये सारी चीज़ आपको देखिए बिहाइंड द सीन्स यहाँ है। माइक्रोसॉफ्ट का, अमेजन, गूगल, एप्पल, फेसबुक, ये सारे कंपनीज का यहाँ पे बिहाइंड द सीन्स दिया हुआ रहेगा। फिर इसके बाद बिफोर इंटरव्यू क्या आपको चाहिए, तो अपना जो एजेंडा है ये सब समझ में आ गया है सर कि एग्जैक्टली हम लोग कैसे करने वाले थे। बट हम लोग चैप्टर 1 भी इसका स्टार्ट कर दिए थे, अरे एंड स्ट्रिंग, और धीरे 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 करके हम लोग कैसे अरे एंड स्ट्रिंग पे आए थे ये भी हम लोग देख चुके थे, ठीक है। तो अब अपन ये है कि अरे एंड स्ट्रिंग देख लिए, तो यहाँ पे देखो सारा प्रॉब्लम्स रहता है। इसका 1.1 वाला प्रॉब्लम है, तो इस क्वेश्चंस का लेने का मतलब ये नहीं है कि बस अपन लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन पता कर लेंगे। अपना एजेंडा ये रहेगा कि भाई इस बुक का जो भी क्वेश्चंस है उसको हर तरीके से ब्रूट फोर्स से कैसे ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन तक अपन पहुंचेंगे, हर सॉल्यूशन को देखेंगे और हर सॉल्यूशन से कुछ ना कुछ लर्निंग लेंगे अपन। हर सॉल्यूशन से अपने को क्या करना है, कुछ ना कुछ लर्निंग लेना है, ठीक है। और लर्निंग लेकर एक बॉक्स जो बोले थे कि एक अलग से अपना एक कॉपी रहेगा, एक पतली सी एक कॉपी बनाइएगा। ये तो आप पूरा नोट्स का बना ही रहे होंगे, अगर जो पूरा लेक्चर फॉलो कर रहे हैं वो तो एक नोट्स बना रहे होंगे, प्रिपेयर कर रहे होंगे कि जिस किस हिसाब से सोचना है सर, उसका तो बना रहे होंगे। लेकिन एक पतली सी कॉपी और बनाओगे जिसमें बस बॉक्स रहेगा क्वेश्चन से रिलेटेड कि किस तरीके से सोचते हैं, ठीक है। ओके, तो ये एजेंडा रहने वाला है। तो आज अपन ये वाला फर्स्ट जो इसका क्वेश्चन है ये पूरा 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 का एनालिसिस देखेंगे हम लोग इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन 1.1 का, कि क्या है क्वेश्चन, किस तरीके से ब्रूट फोर्स से लेकर कैसे कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे। तो आपको इसमें पूरा का पूरा सीरीज में ये मजा आने वाला है, ठीक है। ओके, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया अपने को। ओके, ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का जर्नी। ठीक है, तो आज का जर्नी में जो सबसे पहला चीज जो स्टार्ट होता है, क्या इतना सबको क्लियर है क्या? इतनी बातें सबको क्लियर है? स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट किया जाए आज का लेक्चर। ओके, ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है। तो सर जो अपना जो पहला जो कॉन्सेप्ट है आज जो आप बताएं एजेंडा में, तो इसका मतलब सर आज अपने को समझना है, सबसे फर्स्ट चीज जो समझना है आज अपने को सर, वो समझना है अरे रोटेशन। अच्छा, अरे रोटेशन समझना है सर, ठीक है। अरे रोटेशन समझना है, इसका मतलब रोटेशन का मतलब क्या हुआ सर? अरे रोटेशन, सर रोटेशन का मतलब तो अपन लोग समझते हैं कि भाई सर्कुलर के फॉर्म में रोटेट होना, ठीक है। सर ये सर्कल है तो इसी के अंदर रिवॉल्व करना, रोटेट होना ही तो ये हुआ सर, ये हो गया रोटेशन। रोटेशन हो गया सर ये, अपने को ये पता है। अच्छा ठीक है, तो रोटेशन अगर कोई भी चीज करेगा तो इसका मतलब सर वो तो दो तरीके से कर सकता है, या तो इसका रोटेशन क्लॉकवाइज हो सकता है सर, और या तो फिर वो एंटी क्लॉकवाइज जा सकता है। ठीक है, इतना कहानी तो पता है सर, रोटेशन का मतलब मेरे को पता है, और क्लॉकवाइज जाता है और एंटी क्लॉकवाइज जाता है सर, ये भी मेरे को पता है। इतना फंडा मेरे को क्लियर है सर, ठीक है। अब अरे रोटेशन क्या है, तो अब यहाँ पे आप अरे रोटेशन बोल रहे हो सर, अरे रोटेशन। अरे रोटेशन बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज को मैं कुछ एलिमेंट का, आपने देखा होगा कि सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता था, हम लोग करते थे रोटेशन में, तो यही रीअरेंज होना एक तरीके के। इसका मतलब क्या है सर कि अरे रोटेशन का मतलब है कि इसके जो एलिमेंट है ना उसको रोट अरेंज करने का, रीअरेंज करने का। इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज द प्रोसेस ऑफ, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रीअरेंजिंग, रीअरेंजिंग द एलिमेंट्स ऑफ एन अरे। अच्छा, एक अरे है सर, उसमें कुछ कुछ एलिमेंट्स दिया हुआ है मेरा, ठीक है। लेकिन अभी जो जो पोजीशन पे हो सकता है, जीरो इंडेक्स पे कुछ एलिमेंट्स है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि उसको सर रीअरेंज करना, उसको किसी ऑर्डर में रीअरेंज अपन कर लेंगे ना सर, उसी को हम लोग बोलते हैं अरे रोटेशन। तो आप रोटेशन क्यों करें सर? रीअरेंज करने का मतलब है तो एक तरीके से सॉर्टिंग भी तो सर रीअरेंजमेंट ही है। तो बट यहाँ पे आप किस तरीके का बात कर रहे हो, रोटेशन वाइज बोल रहे हो, इसका मतलब ये जो अरेंजमेंट होने वाला है रीअरेंजिंग, या तो वो होने वाला है क्लॉकवाइज, या तो होने वाला है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये दो फंडा में होने वाला है, इसीलिए इसको रोटेशन बोला जा रहा है। ठीक है सर, इतना कहानी तो पता चला, लेकिन आप एक एग्जांपल से बताइए कि एग्जैक्टली
क्या बोलना चाह रहे हैं आप, ठीक है। तो अपन एक एग्जांपल सब समझते हैं कि ये इतना तो समझ लिया कि भाई रोटेशन का मतलब सर हुआ रीअरेंजिंग। सर रीअरेंजिंग तो आप बोलते हैं तो इसका मतलब सॉर्टिंग भी है। सॉर्टिंग भी तो रीअरेंज ही कर रहे हैं अपन, मिनिमम मैक्स सब किसी भी कुछ भी कर रहे हैं, किसी एलिमेंट को इधर उधर करना वो भी तो है। रिवर्स करेंगे सर वो भी तो रीअरेंज ही करना हुआ, ठीक है। ठीक है, तो आप समझते हैं कि भाई जो रोटेशन हो सकता है वो हो सकता है लेफ्ट रोटेशन। अरे के टर्म में बात करें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो ठीक है, देखते हैं कैसे कोरिलेट हो रहा है। लेकिन अभी जो है सर वो है, मैं जो बोल रहा हूँ कि भाई एक लेफ्ट रोटेशन हो सकता है अरे का, और या तो भाई एक राइट रोटेशन हो सकता है। अच्छा। अच्छा सर, ठीक है। आप बोल रहे हो कि अरे रोटेशन में जो रोटेशन होगा अरे का वो दो तरीके से हो सकता है भाई, या तो लेफ्ट रोटेशन हो सकता है या राइट रोटेशन हो सकता है। अच्छा लेफ्ट रोटेशन अब क्या है सर ये बताइए, लेफ्ट रोटेशन का मतलब आप क्या कहना चाहते हैं। तो अगर ये मेरा क्लॉक है या तो फिर अगर सर्कल है, अगर कोई बोल रहा है कि क्लॉक वाइज, इसका मतलब किधर मूव करना, इधर मूव करना। क्लॉक तो इधर ही मूव करता है ना, इस तरीके से, यहाँ 12 है यहाँ 1 है, तो इसका मतलब इस तरीके से टाइम ऐसे बढ़ता है वो इस तरीके से, तो ये हो गया क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज बोलते हैं सर, क्योंकि घड़ी का कांटा ऐसे ही चलता है 12 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर कोई घूमेगा रोटेट करेगा तो इसको बोलते हैं अपन क्लॉकवाइज सर। अच्छा, क्लॉकवाइज, ओके, ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। अब लेफ्ट रोटेशन का मतलब सर क्या हुआ, तो आप इसको लेफ्ट रोटेशन कैसे कर रहे हो। तो ये लेफ्ट रोटेशन का मतलब क्या हुआ कि अरे तो सर मेरा ऐसे रहेगा, तो आप सर्कल के फॉर्म में कैसे बात कर रहे हो इसका। अरे तो सर मेरा ये स्ट्रेट रहने वाला है ना सर, अरे तो मेरा ऐसे रहेगा। तो आप इसको सर्कल में बोल रहे हो, तो सर्कल में कैसे ये हो सकता है। तो अपन ये समझेंगे कि भाई अगर कोई मूव करते हैं अपन, तो या तो अरे में लेफ्ट टू राइट जा सकते हैं, और या तो अपन क्या जा सकते हैं राइट टू लेफ्ट। क्या इतना फंडा क्लियर है। अगर तुम बोल रहे हो कि भाई सर्कल में अरे को नहीं जाना है, तो इसका मतलब अरे में सर दो मूवमेंट पॉसिबल है, या तो अरे में मैं लेफ्ट टू राइट जा सकता हूँ, मतलब कोई इधर से अरे में इस साइड अगर जाएगा तो इसको बोलेंगे लेफ्ट टू राइट जाना अरे में। और अगर कोई इस साइड से इस साइड ट्रेवर्स कर रहा है अरे में, एक एक करके जा रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग कि वो राइट से लेफ्ट जा रहा है, वो राइट से लेफ्ट जा रहा है सर। इतना तो अपना फंडा क्लियर हो गया, ठीक है। अपन लेफ्ट और राइट वाला कंसेप्ट में क्यों आए सर, क्योंकि अरे तो सर्कल नहीं है ना, वो तो स्ट्रेट है, इस तरीके से लीनियर है। ठीक है, तो अब सर डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है लेफ्ट रोटेशन राइट रोटेशन, ये सब कैसे करेंगे मूवमेंट से। तो देखो, अगर कोई बंदा, ठीक है, अगर कोई बंदा राइट से, ये मेरा अरे है, ये मेरा अरे है, तो अगर कोई बंदा राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, जा रहा है चल के, मतलब ये बंदा क्या कर रहा है, इधर जा रहा है, इधर 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 इस साइड जा रहा है, तो इसका मतलब अगर वो यहाँ से ऐसे रोटेट हो गया इस तरीके से, तो देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ कि नहीं, क्लॉक भी अगर रोटेट होता है तो इस डायरेक्शन में होता है अपना, तो इसका मतलब सर ये तो हो गया क्लॉकवाइज। और रोटेट कहाँ से हुआ है सर, राइट से लेफ्ट आ रहा था, और लेफ्ट साइड से रोटेट हुआ है, ये लेफ्ट लेफ्ट साइड से रोटेट हो गया क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब इसको बोलने वाले हैं सर अपन लेफ्ट रोटेशन। अच्छा, क्लॉकवाइज को सर इसका मतलब अपन बोलने वाले हैं लेफ्ट रोटेशन। इतना फंडा क्लियर हुआ क्या, कि एक बंदा राइट से लेफ्ट जा रहा है, अब उसको इस तरीके से मूव करना पड़ा, ऐसे इस तरीके से करके वो फिर से इधर आना चाहता है, तो इसका मतलब मूव कहाँ से हुआ है, लेफ्ट साइड से हुआ है सर, इसलिए इसको बोलते हैं लेफ्ट रोटेशन, की लेफ्ट साइड से वो रोटेट हो गया। कैसे रोटेट होगा एलिमेंट ये अपन देखेंगे, लेकिन ये फंडा क्लियर होना चाहिए कि लेफ्ट साइड से ये रोटेट हुआ है, इसलिए इसको लेफ्ट रोटेशन बोलेंगे। और ये क्लॉकवाइज हुआ है ना, इधर रोटेट हुआ है, तो इधर तो क्लॉक चलता है अपना, तो ये क्लॉकवाइज हुआ। क्या सर को क्लियर है क्या इतना, कि सर लेफ्ट रोटेशन क्या है और ये क्लॉकवाइज कैसे है, लेफ्ट रोटेशन को ही क्लॉकवाइज क्यों अपन बोल रहे हैं। इतना फंडा क्लियर हुआ क्या, क्या इतना फंडा क्लियर हुआ, बताइए इतना फंडा क्लियर हुआ। ठीक है, तो सर थोड़ा सा लेफ्ट रोटेशन को बारीकी से समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू सर। लेफ्ट रोटेशन को एक बारीकी से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो सर ये मेरा हो गया अरे, ये सर मेरा अरे हो गया 1 2 3 4 5 और 6, ये सर मेरा अरे हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब सर इसको रोटेट करवाना है, इसका मतलब सर मैं लेफ्ट रोटेशन करना चाह रहा हूँ सर। लेफ्ट रोटेशन के लिए मूव कहाँ से करना पड़ेगा सर, इसका मतलब राइट से कोई लेफ्ट जा रहा है बंदा, इधर आ रहा है, मतलब मैं इधर ट्रैवर्स कर रहा हूँ, चलते चलते किधर आ रहा हूँ मैं, लेफ्ट साइड की तरफ आ रहा हूँ। और वो क्या करता है सर, यहाँ से रोटेट हो जाता है कुछ एलिमेंट्स, यहाँ से कुछ एलिमेंट्स, फ्यू एलिमेंट्स, फ्यू एलिमेंट्स सर रोटेट हो जाएंगे।
तो सर रोटेट अगर होंगे तो एक एक स्टेप करके, तो सर अगर मैं ये बोलूँ कि वन स्टेप से रोटेट करो, वन स्टेप से रोटेट करो, अच्छा वन स्टेप से रोटेट करो, इसका मतलब हर एलिमेंट एक एक स्टेप आगे जाएगा। ऑल एलिमेंट्स विल गो, ऑल एलिमेंट विल गो वन स्टेप, किस डायरेक्शन में? इन लेफ्ट। क्यों? क्योंकि लेफ्ट रोटेट करना है। एलिमेंट क्या होने वाला है? लेफ्ट रोटेट होने वाला है। इसका मतलब लेफ्ट रोटेशन में हर एक एलिमेंट सर एक एक करके लेफ्ट साइड जाएगा। अच्छा ठीक है, हर एक एलिमेंट एक एक करके लेफ्ट साइड जाएगा सर। ठीक है, तो ये मेरा है बॉक्स, ये मेरा हो गया सर बॉक्स। ठीक है, तो सर आप ये बोल रहे हो कि पहले 1 2 3 4 5 6 इतना सर एलिमेंट है मेरे पास। ठीक है, अब लेफ्ट रोटेशन का मतलब सर ये हुआ कि हर एक एलिमेंट एक एक आगे जाएगा। ठीक है, एक एक स्टेप एलिमेंट क्या क्या करने वाला है? आगे जाने वाला है। हम्म, ठीक है सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एलिमेंट कहाँ जाएगा? एक स्टेप आगे जाएगा। तो ये एलिमेंट एक स्टेप आगे गया, मतलब ये इधर जब एक स्टेप आगे जाएगा तो देखो ये तो फॉल बैक हो गया, फॉल बैक हो गया। यहाँ पे ये क्या हो गया? ये गिर गया यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया जहाँ पे कुछ स्पेस ही नहीं है। ठीक है, तो वन यहाँ पे ड्रॉप हो गया मेरा, ये वन ड्रॉप हो गया। वन स्टेप जैसे ही आगे गए तो ड्रॉप हो गया। अब यहाँ पे तो वन है ही नहीं, वो तो वन तो ड्रॉप हो गया। तो एक स्टेप अब टू आगे जाएगा, एक स्टेप जैसे ही वन आगे गया तो वो ड्रॉप हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया? वन की जगह पे टू, वन स्टेप आगे गया। तो अब थ्री एक स्टेप आगे जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? थ्री। फिर फोर एक स्टेप आगे जाएगा, हर कोई एक एक स्टेप आगे जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा फोर। फिर फाइव एक स्टेप आगे जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा क्या? फाइव। और ये फिर सिक्स, सिक्स यहाँ पे एक स्टेप आगे जाएगा तो सर यहाँ पे आ जाएगा सिक्स। इतना कहानी तो पता है सर। अब यहाँ पे सर ये तो खाली रह गया, ये तो खाली रह गया सर। ये क्या रह गया? ये तो खाली रह गया। इतना ही मेरा बॉक्स था। एक एक स्टेप जब सब कोई आगे गया ना सर, तो पहला वाला एलिमेंट ड्रॉप हो गया और लास्ट वाला एलिमेंट घर है जो खाली रह गया और सब एक एक स्टेप आगे चला गया। तो सर ये बचा हुआ घर में फिर कौन आएगा? जो ड्रॉप हुआ था ना वही आएगा बचा हुआ घर में। कौन ड्रॉप हुआ था? वन। तो वन यहाँ पे आ गया। इसका मतलब विजुअलाइज क्या हो रहा है मेरा कि वन मेरा यहाँ था तो यहाँ से चल के देखो वन फिर यहाँ पे आ गया, करेक्ट, रोटेट होके। वन क्या हुआ? यहाँ पे जो ड्रॉप हुआ था वही चीज रोटेट होकर यहाँ पे आके रखा गया, देखो। तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं। और ये कैसे चल के आया? यहाँ से चला इस डायरेक्शन में, देखो इस डायरेक्शन में। तो यही तो क्लॉक का डायरेक्शन है, इसीलिए इसे बोला गया क्लॉकवाइज। इसका मतलब लेफ्ट रोटेशन मेरे को सर समझ में आ गया कि हर एक एलिमेंट ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे और कुछ एलिमेंट ड्रॉप हो जाते हैं। जो एलिमेंट जो गिरेगा ड्रॉप होगा तो उतना ही तो जगह पीछे खाली हो जाएगा सर, एक एक स्टेप आगे आएंगे तो। एक अगर क्यू है तो हर इंसान अगर एक एक स्टेप आगे बढ़ता जाएगा तो कुछ रूम्स तो यहाँ पे खाली होते जाएंगे और कुछ एलिमेंट्स क्या होते जाएंगे? बाहर निकलते जाएंगे। तो जो सर ड्रॉप होते जा रहे हैं ना एलिमेंट, वही एक एक करके यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पुश होते जा रहे हैं, करेक्ट। क्या सबको लेफ्ट रोटेशन समझ में आ गया? क्या सबको लेफ्ट रोटेशन समझ में आया? अब पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक बार हम लोग डिस्कस कर ले लेफ्ट रोटेशन का। सेम उसी तरह से राइट रोटेशन में होने वाला है, करेक्ट। तो सर अगर एक और एग्जांपल हम लोग ले ले, एग्जांपल टू लेते हैं हम लोग, एग्जांपल टू लेते हैं सर। कि सर मेरा आप एक अरे दिया हुआ है ए आर आर करके एक, तो अब अरे दिया हुआ है। अब पूरा का पूरा मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस करूंगा कि क्या क्या दिया हुआ रहेगा, गिवन क्या है। अब लॉजिक की अपन बात करने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से कहानी पूरा लॉजिक की बात होगी, ठीक है। तो सर मेरा एलिमेंट था 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मैं बोलूँगा कि सर मेरा एक अरे है और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो रहेंगे जो साइज ऑप्शन निकालेंगे। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 इतने थे। तो इसका मतलब टोटल एलिमेंट्स कितना है इसमें? 8। और सर मैं एक और डी देने वाला हूँ। डी क्या है? डी अगर मैं 2 लिखता हूँ तो इसका मतलब बोल रहा हूँ कि टू टाइम्स, टू टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट करो। अभी हम लोग सिर्फ लेफ्ट शिफ्ट की बात कर रहे हैं, सेम लॉजिक अपना राइट शिफ्ट में भी जाएगा, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं एक डी देने वाला हूं सर, वो बताने वाला है नंबर ऑफ शिफ्ट, नंबर ऑफ शिफ्ट। अगर मैं टू दिया हूं तो टू टाइम्स मेरे को शिफ्ट करना है एलिमेंट को। अच्छा किधर शिफ्ट करना है भाई? लेफ्ट शिफ्ट करना है, मतलब लेफ्ट रोटेट करना है। शिफ्ट की जगह पे यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं? रोटेट करना है। टू टाइम्स मेरे को रोटेट करना है इसको। अच्छा ठीक है, टू टाइम्स रोटेट करना है अपने को। अगर सर टू टाइम्स रोटेट करना है यहाँ पे मेरे को, तो इसका मतलब सर दो एलिमेंट तो ड्रॉप हो जाएगा, देखिए
सर एक एक करके करते हैं सर। पहला बार जब 2 बार करना है मेरे को सर, पहला बार क्या होगा कि 1 मेरा यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, और हर एक एलिमेंट जो मेरा अरे का था वो कैसा दिखेगा सर, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 5 6 7 8, और 1 मेरा पहला बार में ड्रॉप हो जाएगा, और जो कि 1 यहाँ से रोटेट होके आ जाएगा इस साइड। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। जीरोथ इंडेक्स पे सर पहले 1 था, अब जीरोथ इंडेक्स पे आ जा रहा है सर 2। अब जीरोथ इंडेक्स पे सर कौन आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है, ठीक है। और जो फर्स्ट एलिमेंट जो ड्रॉप हुआ था वो लेफ्ट रोटेट को इधर चला गया। लेकिन सर 2 बार करना था मेरे को रोटेट, कितना बार करना था, 2 बार करना था सर, इसीलिए अब दूसरा शिफ्ट में क्या होगा कि एक बार और रोटेट करेंगे। तो अब इस टाइम कौन ड्रॉप होगा, इस टाइम अब 2 ड्रॉप हो जाएगा सर, 2 ड्रॉप हो जाएगा, और सब एक एक स्टेप और आगे जाएगा, जैसे ही एक स्टेप आगे जाएगा 2 तो वो ड्रॉप हो जाएगा। तो अब सर जो मेरा दिखेगा एरे वो ये है कि 3 यहाँ आ जाएगा सर, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 7 8 और 1 ऐसे ही था, और जो सर ड्रॉप हुआ ना 2 अब वो पीछे से आ जाएगा रोटेट होकर यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा सर हो जाएगा 2 बार रोटेशन के बाद, लेफ्ट रोटेशन के बाद, लेफ्ट रोटेशन के बाद सर 2 बार जब लेफ्ट रोटेट करेंगे ना तो कुछ ऐसा दिखेगा सर। ठीक है, ठीक है, मेरे को ये प्रॉब्लम तो समझ में आ गया सर लेफ्ट रोटेशन का। राइट रोटेशन में क्या होगा सर, सेम राइट साइड ड्रॉप हो जाएंगे और राइट साइड वाले उस साइड आ जाएंगे, स्टार्टिंग में आ जाएंगे, करेक्ट। ये सर पूरा का पूरा फंडा है यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं सर कि लॉजिक क्या होने वाला है। सर इसको अब इम्प्लीमेंट कैसे करने वाले हैं, ये फंडा को इम्प्लीमेंट कैसे करने वाले हैं। ठीक है, अगर इम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो इसका मतलब सर ये हुआ कि एक बार देखते हैं सर बारीकी से कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है सर। एक बार हम लोग बारीकी से देखते हैं सर। गिवन रहेगा सर मेरा एक अरे, एक सर रहेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एक रहेगा सर डी। ठीक है, तो सर मेरा अरे कैसे दिखेगा ये तो आप बता चुके हैं, करेक्ट। अरे सर कैसा दिखेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 सर ऐसा दिखेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सर, यहाँ पे 9 है सर। शिफ्ट कितना से करना है, मान लेते हैं कि 3 से करना है सर, 3 टाइम्स। तो सर जितना बार जो शिफ्ट है ना सर उतना एलिमेंट्स स्टार्टिंग में लेफ्ट रोटेशन की हम लोग बात करें सर, लेफ्ट रोटेशन की अगर हम लोग बात करेंगे ना सर तो लेफ्ट साइड से, ये राइट है ये लेफ्ट है, लेफ्ट रोटेशन में सर लेफ्ट साइड से एलिमेंट ड्रॉप होता है, राइट रोटेशन में राइट साइड से एलिमेंट ड्रॉप होगा। तो इसका मतलब सर जितना डी है ना सर उतना एलिमेंट्स तो ड्रॉप हो जाता है। ये तो मेरे को दिख गया, विजुलाइज हो गया सर। ये कैसे पता चला सर, विजुलाइज करके पता चला। अभी जो हम लोग 2 3 एग्जांपल लिए ना सर तो उसमें मेरे को ये पता चला कि जितना यहाँ पे डी का वैल्यू लेते हैं ना, जितना बार रोटेट करने के लिए उतना बार मेरा एलिमेंट्स ड्रॉप होता है सर। पहली बार में 1 ड्रॉप होगा सर, फिर 2 ड्रॉप हो जाएगा और फिर 3 भी ड्रॉप हो जाएगा सर, और ये तीनों एलिमेंट्स एक एक करके इस साइड लगते जाएंगे सर इंड में। ये तो सर मेरे को पता चल गया। ओके, तो इसका मतलब सर फाइनल जो दिखेगा ना वो सर बिना हम एक एक स्टेप किए हुए ही डायरेक्ट बना सकते हैं सर रिजल्ट वाला। कैसे सर, ये 3 तो ड्रॉप हो जाएंगे, ये अगर 3 है ना सर तो ये 3 एलिमेंट्स ड्रॉप होने वाले हैं। अच्छा, तो इसका मतलब सर ये फिर सब आगे खड़े हो जाएंगे आके, मतलब 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा सर, 7 और ये 8 हो जाएगा सर। और ये ड्रॉप कौन से हुए सर, 1 2 3। तो इसी सीक्वेंस में, क्योंकि पहला बार 1 ड्रॉप होगा तो पहले आकर 1 लगेगा, फिर 2 ड्रॉप होगा तो उसके पीछे 2, और 3 ड्रॉप होगा सर तो उसके पीछे 3। तो इसका मतलब सर ये जो पूरा का पूरा बॉक्स जो है ना सर, ये बक्सा ये यहाँ पे आके अरेंज हो जाएगा किसी सीक्वेंस में जिस हिसाब से ये ड्रॉप हुए थे, ऐसे ही मतलब 1 2 3। ये सर पूरा का पूरा फंडा कि सर वो सेम बक्सा यहाँ पे आके पीछे लग जाता है लेफ्ट रोटेशन में। अच्छा, तब तो इजी है अपने लिए, तब तो इजी है सर। इजी क्या है, इजी ये है सर कि एडिशनल स्पेस लेना है क्या कि नहीं सर, नो एडिशनल स्पेस। एडिशनल स्पेस बिना लिए हुए एक सॉल्यूशन देखते हैं ना सर। तो क्या करने वाले हैं कि इसको क्या करेंगे ना, इतने को जितना भी सर आप डी दिए हैं ना सर उतना को क्या करेंगे कि कहीं टेम्पररी में स्टोर कर लूंगा सर 1 2 3 को, कि सर डी कितना दिए हैं। अच्छा डी 3 है तो इसका मतलब सर 3 एलिमेंट तो ड्रॉप होगा, तो सर 3 एलिमेंट को मैं उठाकर अलग से रखने वाला हूँ सर। 3 एलिमेंट को मैं सर अलग से रख लूंगा, ठीक है। 3 एलिमेंट को सर मैं टेम्पररी, टेम्प नाम का एक सर अरे लूंगा जो कि कितना साइज होगा उसका, डी के इक्वल। मेरे को पता है ना सर कि डी वाला ड्रॉप हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका साइज डी के बराबर होगा, कितना शिफ्ट करना है कितना रोटेट करना है इसके बराबर। और क्या करोगे भाई सर, इसको क्या करेंगे ना कि इसको स्टोर करके रख लेंगे हम लोग टेम्पररी। अच्छा ठीक है, रख लोगे। इसके बाद क्या करोगे भाई, इसके बाद क्या करेंगे ना सर कि यहाँ से जहाँ से गेम अब स्टार्ट हो रहा है, मतलब 0 1 2 और 3। तो देखो 3 किसके बराबर है, डी के बराबर है, थर्ड इंडेक्स वही डी। डी कहाँ तक आ जाएगा,
डी अगर 3 है तो 0 1 2 वाले एलिमेंट को सर हम लोग स्टोर कर लेंगे, और वहां से जो स्टार्ट होता है अरे 3 थर्ड इंडेक्स से, जो कि डी के बराबर है, वहां से लेकर सारे इंड वाले को शिफ्ट करते जाएंगे सर, शिफ्ट करते जाएंगे आगे, कितने के बराबर, डी जो था मेरा वैल्यू, उतना शिफ्ट कर देंगे। देखो सबको सर यहाँ पे शिफ्ट करके भर दिया, आगे बढ़ा दिया सबको सर। अच्छा, पहला काम है कि सर टेम्पररी में रख लेंगे। दूसरा काम है सर कि जो बचा हुआ एलिमेंट है उस सबको आगे लाएंगे, और सर पीछे वाला तो मेरा ऑटोमेटिकली खाली हो जाएगा। फिर एक लूप लगा के ये वाला टेम्पररी वाला इसमें भर देंगे सर, फिल कर देंगे, फिल कर देंगे सर। जो मैं टेम्पररी में रखा था सर वहीं पे यहाँ पे जाके इंड में उतना फिल कर देंगे। क्या फंडा सबको क्लियर हो गया क्या पहला सोल्यूशन का? सर यहाँ पे तीन चीज करना है सर, तीन स्टेप तो है ही। जो मेरा अरे है, जो डी है, उसको टेम्पररी में रखेंगे, सिर सबको शिफ्ट करेंगे तो सब आगे आ जाएगा, पीछे स्पेस सर खाली हो जाएगा उतना डी के बराबर, तो मेरा जो टेम्पररी में स्टोर करके रखे हैं ना सर, फिर उसको उसमें फिल कर देंगे। ये है सर मेरा लॉजिक होने वाला है पहला, क्योंकि यही करके हम लोग सॉल्व भी किए थे। यही करके क्या किए थे अपन, सॉल्व भी किए थे। क्या सबको फंडा क्लियर हुआ, क्या इंप्लीमेंट करें क्या इसको? क्या सभी को इतना फंडा क्लियर हो गया? बताइए, बताइए भाई लोग। कल आप लोग सब कोडिंग किए थे क्या? एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए थे क्या? मैंने बोला था ना कि एक क्वेश्चन हर दिन किसी न किसी सबको अटेम्प्ट करना ही है, पर डे एक क्वेश्चन, चाहे वो सिंपल सा ही क्वेश्चन क्यों ना हो। चाहे वो सिंपल सा ही क्वेश्चन क्यों ना हो, हर दिन आपको एक क्वेश्चन करना ही है। या तो फिर आप एक फॉर लूप ही लगा लो और इसमें प्रिंट कर दो हेलो वर्ल्ड ही, लेकिन आपको एक कुछ ना कुछ छोटा सा बेसिक सा कोड तो पर डे करना है। ओके ग्रेट, गुड। पुरुषोत्तम अगर आप देखोगे तो बस इसमें रोटेशन का हमने बात किया है, कि ये जो पूरा अरे है सर, जो डी है ना उतना हम लोग टेम्पोररी में रखेंगे, और सबको सर शिफ्ट करेंगे, और सर फिर क्या करेंगे, जो टेम्पोररी में रखे हैं ना सर उसको यहाँ पे फिल कर देंगे इंड में। यही तो पूरा कहानी है सर रोटेशन का, यही तो पूरा कहानी है सर। राइट रोटेशन में कोई क्या करेगा, बोलेगा कि सर राइट रोटेशन में तो सर इधर से ड्रॉप होगा ना सर, इधर से ऐसे रोटेट होने वाला है, तो पहले 8 ड्रॉप हो जाएगा, फिर सब शिफ्ट होगा। इसका मतलब अगर मैं इसको राइट रोटेशन बोलता तो ये सर ड्रॉप होता, ये ड्रॉप होते, तो सर इसको हम टेम्पररी में रखते और ये सबको शिफ्ट करते, और जो आगे खाली होता उसमें इसको भरते। सेम फंडा है, सेम चीज़ है सर दोनों में। ठीक है, ठीक है सर, एक बार इम्प्लीमेंटेशन अपन स्टार्ट करते हैं सर। ओके, इम्प्लीमेंटेशन अपन स्टार्ट करते हैं। ये अपना एक स्केलेटन, ठीक है, ये अपना स्केलेटन, अपन कोडिंग इसका स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है सर, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो सर सबसे पहले इसमें अपन क्या लेने वाले हैं, अपना अरे का रोटेशन है, तो सबसे पहले तो वही अरे ले लेंगे और उसमें एलिमेंट फिल कर देंगे। पहला तो गेम यही होने वाला है, ठीक है। पहला गेम यही होने वाला है कि सर एक अपन इनपुट ले लेते हैं, इनपुट अरे ले लेते हैं सर। ठीक है, इनपुट अरे ले लेना है अपने को। इसका मतलब इंट ए नाम का सर एक अरे ले लिए, ए आर आर नाम का, और इसमें अपन एलिमेंट को रख लिए 1 2 3 4 5 6 और 7। ये है सर मेरा एलिमेंट, ठीक है, ये आ गया सर मेरा एलिमेंट। और क्या क्या चाहिए था सर, एक तो फिर चाहिए था इसका साइज, और क्या चाहिए था इसका साइज, ठीक है। तो एन में सर क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं इसका साइज, जो कि होने वाला है साइज ऑफ ए आर आर, और क्या डिवाइडेड बाई साइज ऑफ ए ऑफ जीरो। ठीक है, इतना समझ में आ गया सर। एक और एलिमेंट हम लोग लेंगे डी नाम का, जो क्या बताएगा, नंबर ऑफ रोटेशंस, नंबर ऑफ रोटेशन हम लोग कितना करने वाले हैं। तो अभी फिलहाल के लिए ले लेते हैं कि अपने को रोटेशन कितना करना है, 2 ले लेते हैं, पहले 2 पे चलाएंगे, फिर इसको 3 चेंज करके वैसे इस तरीके से देखते जाएंगे अपन। ठीक है, ठीक है सर, इतना कहानी है। ये मेरा था सर इनपुट का पार्ट था, कि भाई एक अरे दोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोगे, और दोगे ये डी जो कि है नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन है सर। ठीक है, अब अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अब फंक्शन लिखने वाले हैं, रोटेट फंक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब सर मेरा एक रोटेट नाम का फंक्शन रहेगा, लेफ्ट रोटेट कर लेते हैं, या फिर रोटेट लेफ्ट।
रोटेट लेफ्ट नाम का सर मेरा एक फंक्शन रहने वाला है जिसमें मैं ये अरे दे दूंगा अपना, ठीक है, और क्या दे दूंगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दूंगा और ये साइज दे दूंगा, डी दे दूंगा और नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दूंगा, ये दे दूंगा सर, ठीक है। और लास्ट में मेरा जो अरे है वो रोटेट हो जाना चाहिए, उसको प्रिंट करा के देखने के लिए सर मैं एक लूप ले लेता हूँ, इंट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, आई लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि है n और i प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ से सर मैं एक सी आउट लिख लेता हूँ जो कि मेरा अरे का एलिमेंट को प्रिंट करता जाएगा, और इसको थोड़ा सही दिखने के लिए मैं एक स्पेसिंग यूज़ कर लेता हूँ। सर ये तो मेरा पूरा का पूरा स्केलेटन हो गया, ये मेरा पूरा स्केलेटन हो गया सर। अब मेरे को बस इम्प्लीमेंट करना है ये रोटेट लेफ्ट फंक्शन को, ओके। अब इस रोटेट लेफ्ट फंक्शन को क्या करना है, अपने को बस इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। इम्प्लीमेंट करते हैं। अब ये फंक्शन तो कुछ भी अपने को रिटर्न करने वाला नहीं है, और इसका नाम क्या है, रोटेट लेफ्ट। नेमिंग आप लोग देखिएगा अच्छे से ताकि कुछ कंपाइलेशन एरर ना आए लास्ट में। रोटेट लेफ्ट नाम का सर फंक्शन है जो कि पहला एलिमेंट लेने वाला है अरे, पहला एलिमेंट क्या लेने वाला है, अरे, और बाय रेफरेंस करके दूसरा एलिमेंट है इसका डी है, मतलब कितना से शिफ्ट करना है, और लास्ट में है इसका एन जो कि साइज है। ये है सर, ये है अभी तक का कहानी। सॉरी, हाँ यस सिद्धू, ये आ गया अपना, ठीक है, ग्रेट, नाइस सिद्धू, ओके, ठीक है। तो सर ये हो गया अभी तक का कहानी अपना, ठीक है, इतना पता है सर। अब इसको सर पहला था इसमें सर 3 टास्क था ना सर, 3 स्टेप्स थे। स्टेप वन क्या था सर, स्टेप वन था मेरा कि भाई एक टेम्प अरे ले लो, टेम्प अरे ले लो, और जितना को रोटेट करना है उतना एलिमेंट को स्टोर कर लो टेम्प अरे में, जितना रोटेट करना है, जितना ड्रॉप होने वाला है एलिमेंट, ड्रॉप वाला तो पता है, जितना ड्रॉप होने वाला है उसे स्टोर कर लो, स्टोर कर लेंगे। पहला तो सर ये है, 3 ही तो काम था। ठीक है सर, 3 ही तो स्टेप था इसमें, पहला स्टेप तो हम लोग बात कर लिए। फर्स्ट स्टेप अपना क्या था कि सर ये करने वाले हैं कि टेम्पररी में रखने वाले हैं, अच्छा ठीक है। स्टेप 2 बताओ यार, स्टेप 2 क्या करने वाले हैं सर। स्टेप 2 में जो भी अब बचा है एलिमेंट्स उसमें टेम्पररी को में रखने के बाद वो सब को शिफ्ट कर देंगे, शिफ्ट ऑल एलिमेंट्स, शिफ्ट ऑल एलिमेंट्स टू द लेफ्ट, सारे एलिमेंट को लेफ्ट सर शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अब सर जब सारा एलिमेंट को हम लोग टेम्पररी में स्टोर किए, और जो बचा हुआ एलिमेंट को अगर हम लोग शिफ्ट करेंगे, कहाँ से शिफ्ट करने वाले हैं, जो ड्रॉप जितना हम लोग स्टोर नहीं किए हैं उसके जस्ट बाद से, मतलब डी से, इंडेक्स डी से, इंडेक्स डी से ये भी लिख लेते हैं, शिफ्ट ऑल एलिमेंट्स टू द लेफ्ट, लेफ्ट फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से, जितना स्टोर नहीं किया टेम्पररी में, मतलब फ्रॉम इंडेक्स, इंडेक्स डी, करेक्ट। फ्रॉम इंडेक्स डी से सबको हम लोग लेफ्ट शिफ्ट करके सर स्टोर कर लेंगे सेम अरे में, ओके ठीक है। तो इससे क्या होगा कि स्टार्टिंग वाला ड्रॉप हो जाएगा, तो जो ड्रॉप होने वाला था उसको तो टेम्पररी रख लिए और सारा शिफ्ट हो गया है, और लास्ट में जो भी जितना से हमको ड्रॉप करना था टेम्पररी में रखे थे उतना स्पेस मेरे लिए खाली हो गया है सर, उतना स्टेप मेरे लिए खाली हो गया है। तो अब क्या कर लेंगे कि जस्ट कॉपी कर लेंगे सर, कॉपी स्टेप थ्री में क्या करने वाले हैं सर कि जस्ट कॉपी, कॉपी द टेम्प एलिमेंट्स जो कि हम लोग रखे हैं, टेम्प अरे एलिमेंट्स इन कहाँ पे, एम्प्टी पोजीशन, एम्प्टी पोजीशन, एम्प्टी पोजीशन, ठीक है। यही 3 स्टेप थे ना अपने, सर यही तो 3 स्टेप है अपने एल्गोरिदम का। एक एक करके ये तीनों स्टेप देखते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। तो आप लोग इस तरीके से सारे स्टेटमेंट्स को ब्रेक किया कीजिए, ठीक है। जब लोग ब्रेक करोगे ना तो अब अपना फंडा क्लियर हो गया कि सर मेरे को स्टार्टिंग में इतना इंप्लीमेंट करना है, छोटा सा पार्ट जिसमें स्टोर कर रहे हैं, दूसरा पार्ट में सर अपने को करना है जिसमें सर शिफ्ट हो जाए, तीसरा पार्ट करना है ये, अपन पूरा का पूरा लिखने जाएंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे उस तरीके से, ठीक है।
तो सर ये ब्रेक कर लिए हम लोग 3 स्टेप में, और यही 3 स्टेप का अपन छोटा 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 लॉजिक लिखने वाले हैं। अब अपने लिए प्रॉब्लम कितना स्मॉल हो गया, छोटा हो गया, कि बस स्टोर करने वाला एक फंक्शन छोटा सा कोड लिखो, शिफ्ट करने वाला एक छोटा सा कोड लिखो, और कॉपी किया हुआ है उसको फिर से पेस्ट करने वाला एक छोटा सा कोड लिखो। करेक्ट, अपने लिए ईजी हो गया अब। ठीक है सर, पहला वाला स्टेप करते हैं। तो पहला वाला स्टेप क्या होने वाला है? पहला वाला स्टेप क्या है अपना, बताइए बताइए, पहला वाला स्टेप क्या है? कि सर एक टेम्पररी अरे लेना है अपने को, ठीक है। तो इंट टेम्प लेना है सर अपने को। कितना साइज इसका होने वाला है? कितना साइज होने वाला है? डी के बराबर होने वाला है। क्यों? क्योंकि अपने को पता है ना सर कि जितना बार आप शिफ्ट करवाइएगा उतना एलिमेंट्स ड्रॉप होगा। ये तो पहले ही हम लोग डिस्कस कर लिए वहाँ पे, पहले ही सर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ड्रॉप कितना होगा एलिमेंट्स, जितना डी का जितना रोटेशन का साइज होगा, 3 रहेगा तो 3 एलिमेंट्स ड्रॉप होंगे, 4 एलिमेंट रहेगा, डी का वैल्यू 4 रहेगा तो 4 एलिमेंट्स ड्रॉप होने वाले हैं। ये अपन देख लिए सर एग्जाम्पल में। तो उतने के साइज का हम लोग एक टेम्पररी अरे लेने वाले हैं, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, एक लूप चला लेंगे, क्या, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन डी, और आई प्लस प्लस करेंगे सर, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि टेम्पररी अरे में जो भी अरे है, टेम्प ऑफ आई में भाई अपन स्टोर कर लो अरे ऑफ आई। ये खेल समझ में आया सबको? आई थिंक मेरे ख्याल से ये अपना स्टोर करके दे देगा। करेक्ट, ये अपना क्या करेगा, स्टोर करके दे देगा। ये इतना समझ में आ गया क्या? सर पहला वाला टास्क तो हो गया मेरा। मैं एक लूप चलाता हूँ एक एक करके, कितना, 3 है, अगर 3 है तो 0 1 2 ये 3 इंडेक्स के पास जाता हूँ, और टेम्पररी में अरे ऑफ आई में जो 3 एलिमेंट्स है उसको मैं सर फिल कर लेता हूँ इस लॉजिक के अनुसार से। पहला वाला टास्क हो गया सर, ठीक है। तो अब दूसरा स्टेप देखते हैं कि सर शिफ्ट करना है। अब शिफ्ट करना है मतलब कहाँ से शिफ्ट करना है बताओ? अब शिफ्ट कहाँ से करना है सर? 0 1 2 तो आ गया, डी तक करना है, अभी हम लोग देखे थे। तो सर उसको शिफ्ट करने के लिए, उसको शिफ्ट करने के लिए क्या करने वाले हैं बताइए? कि सर एक इंटीजर और लीजिए, जो कि इंट आई इज इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट होने वाला है सर, शिफ्ट डी से, और डी लेस देन कहाँ क्या होना चाहिए बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और सॉरी आई लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और आई प्लस प्लस सर। मतलब अब क्या करोगे कि जितने एलिमेंट्स बचे हुए हैं सर उसको मेरे को अब शिफ्ट करना है। तो कितना एलिमेंट को शिफ्ट करना है? जो डी से स्टार्ट होते हैं सर, डी से अब जो जितने बचे हुए एलिमेंट है ना सर, सबको शिफ्ट कर देंगे हम। सबको अपन क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे सर। सबको अपन शिफ्ट कर देंगे। तो कहाँ पे शिफ्ट करना है सर? जो थर्ड इंडेक्स पे है, अगर 2 था, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल में जाए तो क्या किए थे सर, कि अब अगर हम लोग डी का वैल्यू 4 था, तो इसका मतलब देखिए सर 4 आ गया था 0 इंडेक्स पे, 5 आ गया था कहाँ, इस इंडेक्स पे, इस तरीके से सर शिफ्ट हुआ था। तो इसका मतलब सर अब अरे का जो ये बड़ा जो मेरा फिर से जो अरे है उसको मेंटेन करने के लिए एक और बंदा ले लेते हैं जे नाम का। करेक्ट, तो सर यहाँ पे एक बंदा लेते हैं जो कि फिर से उसको 0 से भरता स्टार्ट करना चालू कर दे। मतलब इंट जे इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि न्यू पोजीशन पे, न्यू पोजीशन पे स्टार्टिंग से फिल करने के लिए, स्टार्टिंग से फिल करने के लिए सर। अच्छा, ये न्यू पोजीशन से स्टार्टिंग से, मतलब अब जो मेरा अरे है अब उसको 0 से चालू करना पड़ेगा ना फिल करना। क्यों? क्योंकि जो डी पे एलिमेंट है वो 0 पे आना चाहिए, अभी हम लोग देखें, और जो डी प्लस 1 पे है वो 1 पे आना चाहिए, उस तरीके से। तो इसीलिए यहाँ पे सर अरे ऑफ जे हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर बताइए? यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? अरे ऑफ जे में अपन क्या भरने वाले हैं बताइए? अरे ऑफ जे में अपन क्या भरने वाले हैं? सर अरे ऑफ आई भरने वाले हैं। क्या स्टेटमेंट सबको क्लियर हुआ क्या? और आई तो सर यहाँ पे अपन इंक्रीमेंट कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे अपने को जे को भी सर इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, जे को भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। क्या इतना कहानी समझ में आया आप लोग को? बताइए, इतना स्टोरी समझ में आया? इतना समझ में आया क्या? स्टेप टू, स्टेप टू का लॉजिक किसको किसको समझ में नहीं आया बताइए? दोबारा बताना है या सबको क्लियर है कि सर कैसे शिफ्ट करने वाले हैं? कुछ नहीं सर, पहले जो डी तक एलिमेंट था उसको टेम्पररी में स्टोर किया, स्टेप वन, बस एक लूप घुमाए टेम्प में स्टोर करते गए। दूसरा जो सर था वो डी से लेकर मेरा जो आधा बचा था, डी से लेकर लास्ट तक का एलिमेंट, वो सबको यहाँ पे शिफ्ट करना था आगे। तो आगे शिफ्ट करने के लिए एक जे लिए और लूप घुमाकर शिफ्ट कर दिए। ठीक है, तो इसका मतलब सर अब मेरा लास्ट वाला तो कुछ कुछ एलिमेंट्स बच गया होगा, तीन तीन इसमें सब, क्योंकि सब जब आगे चला जाएगा तो लास्ट वाला तो मेरा बच गया होगा। अब लास्ट वाला अगर बच गया होगा तो अब सर क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में बचे हुए जगह पे अब फिल कर लेंगे अपना जो टेम्पररी में रखे थे। करेक्ट,
जो टेम्पररी में रखे थे उसको अब फिल कर लेंगे, ठीक है। और जे क्या कर रहा है, पूरा पूरा मेंटेन कर रहा है, तो अभी जे का वैल्यू कितना होगा भाई बताओ, 3 लेस पे होगा ना, जे का वैल्यू अभी 3 लेस पे ही होगा। कैसे, अब एक और अपन देखते हैं यहाँ पे कैसे मैं बोल रहा हूँ। इसका मतलब सर ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे था, तो सर इतना तो मैं स्टोर कर लिया, पहला स्टेप, स्टेप 1 था सर, टेम्प में रख लिया मैं इसे, टेम्प में सर मैं 1 2 3 को रख लिया। अब क्या किया सर, इतना एलिमेंट को मैं, ये जो पूरा का पूरा अरे था, सेकेंड स्टेप में यहाँ से 4 5 6 7 ऐसे रख लिया सर, 4 5 6 7 रख लिया और टेम्प को इधर रख लिया, तो मेरे पास ये एलिमेंट और ये एलिमेंट पूरा आ गया। अब देखिए इधर जो मैं शिफ्ट किया हूँ, तो इसका मतलब जे मेरा अभी यहाँ पे होगा कि नहीं होगा बताओ, जे मेरा अभी यहाँ पे होगा, करेक्ट। तो इसका मतलब जे मेरा पूरा का पूरा ट्रैक कर रहा है, इसका मतलब यहाँ इतना एलिमेंट फिल करना बाकी है मेरा, ये था आई से जो वो कर रहे थे क्या करके, अब इसका मतलब जे मेरा भी यहाँ पे करेंटली खड़ा है, तो यहाँ से मैं स्टार्ट करके यहाँ तक जाके फिल करने वाला हूँ, करेक्ट, करेक्ट। 3 बार मतलब मैं लूप चलाने वाला हूँ फिर से एक डी टाइम्स, करेक्ट। फिर से मेरा लूप कहाँ से चलेगा, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन डी, आई प्लस प्लस, मैं 3 बार और चलाने वाला हूँ, और अरे ऑफ जे में मैं भरने वाला हूँ क्या, टेम्प ऑफ आई, करेक्ट है, और जे प्लस प्लस करने वाला हूँ सर, यही तो करने वाला हूँ मैं। ओके समझ गया थर्ड स्टेप, और थर्ड स्टेप अब इंप्लीमेंट कर लेते हैं सर। थर्ड स्टेप में क्या है सर, इसका मतलब सर मेरा जो ऊपर वाला लूप था ना जो टेम्पररी, यही चला था, देखिए सेम लूप चलेगा, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन डी, आई प्लस प्लस। अच्छा, मतलब इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन डी, आई प्लस प्लस, करेक्ट, आई लेस देन डी और आई प्लस प्लस सर, क्यों, अब इस बार डी टाइम्स इसलिए चलाएं सर ताकि जो बचा हुआ जो मेरा इंडेक्स है वो, तो कहाँ से सर, जहाँ पे जे खड़ा है, अभी जे कहाँ पे होगा सर, बड़े वाले अरे का, वहां से करना है, मतलब अरे ऑफ जे में अब मेरे को सर डालते जाना है टेम्प ऑफ आई को, करेक्ट, और जे को सर बढ़ाते जाएंगे अपन, जे को अपन बढ़ाते जाएंगे, करेक्ट। तीनों स्टेप अपन कर लिए, क्या सभी को समझ में आया क्या, ये तीनों स्टेप सबको समझ में आ गया, बताइए। अब एक बार इसको चला के देखें, कहीं पे कुछ वेरिएबल्स का या कुछ भी तो नहीं हुआ है ना। ओके, ठीक है। अब इसको एक बार चलाते हैं अपन, सी आउट ऑफ ए आर आर ऑफ आई, देखिए रोटेट हो गया है ना ये, अपना एलिमेंट क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 था सर, ठीक है। तो इसका मतलब सर देखिए, अब 1 2 मेरा डी का वैल्यू 2 लिए थे सर, तो इसलिए 1 और 2 मेरा ड्रॉप हो गया, और आगे क्या आ गया सर, 3 4 5 6 7 आ गया पहला स्टेप में सर, 1 2 को टेम्पररी रखे, फिर 3 4 5 6 देखिए आगे आ गया सर, और 1 2 जो टेम्पररी रखे थे ना सर वो पीछे उसी तरीके से रोटेट होकर आ गया, तो इसीलिए मेरा 1 2 3 4 5 6 7 बन गया, 3 4 5 6 7 1 2, ठीक है। क्या सभी को समझ में आ गया ये लॉजिक, बताइए। ठीक है सर, ये पूरा का पूरा फंडा तो सर समझ में आ गया मेरे को, ये पूरा फंडा समझ में आ गया है सर। अब आप मेरे को बताइए कि इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा सर। 3 स्टेप तो यहाँ पे कर दिए हम लोग, 3 स्टेप में इसको, बट सर इसका कॉम्प्लेक्सिटी बताइए अब क्या होने वाला है। टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों एक बार अपन देखते हैं कि इसका क्या होने वाला है, ठीक है। ग्रेट, ठीक है सर। सर अगर हम लोग बात करें टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का, तो सर पहले देखते हैं ना सर, 3 स्टेप है, तो सबसे पहले सर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं सर। अब इस अरे में आए तो ये तो सर मेरा इनपुट अरे था, तो ये सब चीज़ तो अपन नहीं देखते, यहाँ पे सर देखते हैं क्या किए हम लोग। सर एक इंट टेम्प डी लिए हैं अपन, एक इंट टेम्प डी नाम का लिए हैं, मतलब डी सर तो मेरा कांस्टेंट होने वाला है, डी तो सर मेरा कांस्टेंट होने वाला है ना, कितना शिफ्ट तुम करने वाला हो ये तो तुम बताओगे। इनपुट साइज पर डिपेंड कर रहा है क्या, डी नहीं, इनपुट साइज पे अगर डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोग कम्प्लेक्सिटी जो बताते हैं वो सर इनपुट साइज के बेसिस पे बताते हैं। अरे जो है मेरा इनपुट है, मेरा इनपुट क्या है, इनपुट साइज अरे है, अरे का साइज है सर, उस पर वेरी कर रहा है क्या, जो टेम्पररी में अरे ले रहा हूँ, नहीं,
नहीं वेरी कर रहा है वो, तो फिर कितना आप रोटेट करना चाहते हो वो, तो ये तो आप कांस्टेंट देने वाले हो सर, ठीक है। तो सर एक जो मेरा ये अरे चलेगा सर, ये चलेगा कितना टाइम सर, ये तो मेरा चलने वाला है सर डी टाइम्स, करेक्ट। ये रहने वाला है सर ऑर्डर ऑफ डी, जो कि ऑर्डर ऑफ डी सर मेरे को पता है कि आप बताओगे कि सर 5 से रोटेट कर दो, 10 से कर दो, 12 से कर दो, 50 से कर दो, ऐसे बताने वाले हो, ये तो नहीं बोलने वाले हो कि एन से कर दो। तो सर ये इनपुट साइज पे डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए अभी के लिए तो मैं ऑर्डर ऑफ डी ले लेता हूँ, लेकिन ऑफ इसको कांस्टेंट भी अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो सर ये तो हो गया सर ऑर्डर ऑफ डी, जिससे अपन क्या करने वाले हैं सर, टेम्पररी में भरने वाले हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ डी हो गया ये। सेकंड क्या हो गया, सेकंड सर अपन क्या करने वाले हैं कि इसको फिर से भरने वाले हैं, जे को शिफ्ट करने वाला सर, फिर एक फॉर लूप है जो कि कितना बार चलेगा, एन माइनस डी टाइम्स चलेगा सर। तो डी तो सर कांस्टेंट है, तो एन माइनस डी, डी को अगर हटा दे तो ये तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम्स चलेगा सर, ये सेकंड वाला लूप। क्योंकि कांस्टेंट वाली चीज़ों को तो अपन हटाते हैं, उड़ा देते हैं, अपने को बस इनपुट साइज के बेसिस पे देखना है सर। फिर ये क्या कर रहे हैं सर, डी टाइम्स चलेगा फिर से ये लूप, और क्या करेगा, भर देगा उसको, अरे फिर से वो पेस्ट कर देगा। इसका मतलब सर ये हुआ, इसका मतलब सर ये हुआ कि हम लोग जो 3 स्टेप कर रहे हैं ना सर, पहला स्टेप उसमें सर ऑर्डर ऑफ डी में तो आप सर टेम्पररी में भर रहे हो, फिर ऑर्डर ऑफ अप्रोक्सीमेटली एन जो कि एन माइनस डी है, बट डी कॉन्स्टेंट है इसलिए ऑर्डर ऑफ एन में सर आप शिफ्ट करवा रहे हो, एक और फॉर लूप है। और सर एक और है, नेस्टेड नहीं है कोई भी, करेक्ट, नेस्टेड नहीं है, क्या ये आपको समझ में आ रहा है क्या? नेस्टेड लूप और अलग अलग सेपरेट लूप में, इंडिविजुअल लूप में आपको डिफरेंस समझ में आता है? ऐसा नहीं कि किसी एल्गोरिदम के अंदर 3 लूप है तो ऑर्डर ऑफ एन क्यूब ऐसा हो गया, वो 3 लूप हैं बट वो नेस्टेड नहीं है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप रहता है ना, तब उसको नेस्टेड बोलते हैं। या तो फिर आप 10 भी लूप यूज कर लोगे ना एन टाइम्स वाला, तो ऑर्डर ऑफ एन ही होने वाला है। एन स्क्वायर कब होगा, जब एक लूप के अंदर से दूसरा लूप उसी के अंदर लिख देंगे तो। ये डिफरेंस समझ में आता है आप लोग को, कि सर एक फॉर लूप लिखे 1 to n, और जो सर इसका जो ब्रैकेट है ना फॉर लूप का, इसी के अंदर सर एक और फॉर लूप लिख दिए हम लोग, तब इसको बोलते हैं सर अपन नेस्टेड, नेस्टेड। लेकिन सर अगर ये एक मेरा फॉर लूप है 1 से n, और ये सर इसका घर है, ये पूरा का पूरा इंप्लीमेंटेशन वाला, और सर उसके नीचे से एक दूसरा फॉर लूप चालू हो रहा है 1 से n, जिसका अलग है, तो सर देखिए इसके ब्रैकेट में तो ये नहीं आया ना सर, ये है इसका ब्रैकेट पहला वाला लूप का, तो इसका तो सर अपना अलग है, और इसका तो सर अपना अलग है, देखिए इसके अंदर तो नहीं आया इसके ब्रैकेट के अंदर, तो ये अलग अलग लूप है दो, ये एन चलेगा, ये एन चलेगा, ये एन प्लस एन वाला खेल है, लेकिन यहाँ एन इंटू एन वाला सर खेल है, ठीक है। तो सर ये है, और थर्ड स्टेप में भी सर आप ऑर्डर ऑफ डी ले रहे हो, जो कि आप पेस्ट करते हो सर, कॉपी करते हो, कॉपी करते हो। तो सर ये तो सर ऑर्डर ऑफ डी प्लस एन प्लस डी ऐसा कुछ है सर, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एन प्लस 2 डी है सर। तो ये डी तो सर बोले ही सर कि कांस्टेंट आप कुछ बताओगे, तो ये सब तो सर अपन निगलेक्ट मारते हैं, तो ऑर्डर ऑफ एन बोल सकते हैं सर। अगर बोल दिया कि नहीं 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 डी मेरा वेरी करेगा एन पे, कि मैं बोलूँगा डी इज इक्वल टू एन माइनस 3 टाइम्स करो, डी इज इक्वल टू एन माइनस 2 टाइम्स करो, ऐसे करो, तब भी क्या होने वाला है तुम्हारा, एन पे वेरी करेगा तो तब भी एन में सर कुछ ऐड हो जाएगा, एन-1 या एन-2, तो ये 2n हो जाएगा, लेकिन फाइनली कांस्टेंट ये सब हट के ऑर्डर ऑफ एन ही होने वाला है सर, सब कुछ करके भी ऑर्डर ऑफ एन ही होने वाला है सर, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ गया सर। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सर हम लोग एक एक्स्ट्रा आ रहे तो बस कुछ भी नहीं ले रहे हैं, बस एक जो टेम्पररी स्टोर करने के लिए डी साइज का हम लोग एक एक्स्ट्रा स्पेस लेते हैं सर, टेम्पररी, ठीक है। तो ये डी तो सर ये कांस्टेंट है ना सर, मैं तो बता रहा हूँ कि कांस्टेंट है ये, भाई उस पर तो नहीं, इनपुट साइज पर डिपेंड नहीं कर रहा है सर, मैं बताऊंगा कि भाई 4 से रोटेट करो, 5 से करो तो तुम 5 का ले लोगे, 10 से करो तो तुम 10 10 का एक घर ले लोगे, एक अरे ले लोगे, तो क्या बोलोगे बस सर कि सर अगर एक घर 4 बाइट ले रहा है तो 10 × 4 मतलब 40 बाइट्स, तो ये कांस्टेंट ही है, तो इसका मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका ऑर्डर ऑफ 1 बोल सकते हैं अपन, ओके, ठीक है। क्या गेम सभी को क्लियर हो गया, ये वाला गेम सबको क्लियर है क्या, बताइए, ये वाला गेम सबको क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे सर देखते हैं कि सर कुछ और अल्टरनेट सॉल्यूशन हो सकता है क्या इसका, बताइए कोई एक और इसका सॉल्यूशन देखे क्या, क्योंकि सॉल्यूशन मल्टीपल देखने से सर अपने को फायदा क्या है सर, अपन ने तो सॉल्यूशन कर लिया, और सॉल्यूशन क्यों देख रहे हैं, और सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे ना तो अपने को और आइडियाज मिलेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के, तो जब अपने को न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे तो अपने को सोचने का बहुत सारे स्कोप मिलेंगे कि भाई किस किस तरीके से अपन हर चीज़ को सोच सकते हैं, करेक्ट, ठीक है सर। अब एक इसका दूसरा सॉल्यूशन देख ले क्या,
इसको आप लोग इंप्लीमेंट कीजिएगा, मैं बस इसको डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। इस सॉल्यूशन को बस अपन डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग इसको इंप्लीमेंट करके बताइएगा नेक्स्ट क्लास में कि ये आपको इंप्लीमेंट होता है कि नहीं। फिर अपन इज यूनिक वाले प्रॉब्लम है उस पर चले जाएंगे, उसमें अपन अच्छे से डिटेल्ड वे में सारा चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, तो सर सेकेंड आइडिया ये हो सकता है कि सर एक एक करके करते हैं ना सर, एक एक करके करते हैं, अपने को जब पता ही है सर, एक ही बार में पूरा का पूरा आप स्पेस क्यों ले ले रहे हैं अपन स्टोर करने के लिए, एक ही बार में अपना पूरा लेने का जरूरत ही नहीं है। जो हम लोग टेम्पररी ले रहे हैं वो टेम्पररी भी मेरे को नहीं चाहिए सर, आप बोल रहे हैं लेकिन फिर भी सर वो स्पेस ऑर्डर ऑफ डी तो ले ही रहा है ना सर, ऑर्डर ऑफ डी कुछ तो स्पेस ले ही रहा है वो। कांस्टेंट बोल रहे हैं अगर वो 4 5 ऐसा है तो रोटेशन है तो, बट फिर भी अगर वो एन पे वेरी कर जाता कि भाई डी इज इक्वल टू n-11 या कुछ भी ऐसा मैं कर दूं, तो इसका मतलब सर वो डी पे वेरी तो कर रहा है सर। मैं चाहता हूँ कि एग्जैक्ट ये ऑर्डर ऑफ वन हो, मेरे को चाहिए ही नहीं एक्स्ट्रा स्पेस। तब सर क्या करने वाले हैं अपन, तब क्या करने वाले हैं, तब ठीक है, तब क्या करने वाले हैं कि एक एक करके स्टेप देखते हैं ना, एक एक करके करने वाला सॉल्यूशन देखते हैं सर। एग्जैक्टली जो कर रहे थे स्टार्टिंग में जब हम लोग लेक्चर स्टार्ट किए थे उस समय जो करते थे ना सर वही कर लेते हैं सॉल्यूशन में। 6 7 है, तो मैं अगर बोल रहा हूँ कि d इज इक्वल टू 3, तो सर 3 टाइम्स है वो तो मेरे को पता है कि सर 3 है, तो ये ड्रॉप होंगे ये शिफ्ट होंगे ये जाके पीछे अटैच होगा। लेकिन एग्जैक्टली सर ये डिसाइड कैसे किए थे कि ये ड्रॉप होंगे ये शिफ्ट होंगे, जब हम लोग एक एक करके इसको सॉल्व कर रहे थे, मतलब कि सर पहला दूसरा और तीसरा 3 बार सर एक एक करके वो शिफ्ट करेगा सर, रोटेट करेगा, 3 टाइम्स रोटेट करेगा सर 3 टाइम्स। तो देखते हैं कि फर्स्ट टाइम में कैसे होता है, सेकंड टाइम में, थर्ड टाइम में वैसे करेंगे। तो सर फर्स्ट टाइम में तो ये 1 ड्रॉप हो जाएगा, तो सर जब फर्स्ट टाइम रोटेट होगा तब क्या होगा सर, ये 2 आएगा, 3 4 5 6 7 और सर 1 आएगा। फिर सर जब सेकेंड टाइम होगा तो सर ये ड्रॉप हो जाएगा, तो इसका मतलब 3 4 5 6 7 1 और सर फिर 2 आ जाएगा। जब थर्ड रोटेट होगा सर तो थर्ड टाइम सर ये 3 ड्रॉप हो जाएगा, तो आ जाएगा फिर 4 5 6 7 1 2 और ये लास्ट में 3, ऐसे हो जाएगा सर। तो सर जब ऐसे हो रहा है एक एक बार, इसका मतलब सर जब हम लोग एक एक करके करते हैं ना सर, तब मेरे को बल्क में कोई अरे लेकर सेव करना नहीं पड़ रहा है सर। रिजल्ट तो वही है लेकिन एक ही वेरिएबल को सर सिर्फ सेव करना पड़ रहा है, पहला। करेक्ट, पहला ना। एक मैं टेम्प नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ सर और मैं 1 इसमें स्टोर कर देता हूँ पहला वेरिएबल, फिर सबको शिफ्ट कर दूंगा, फिर टेम्प वाला देखिए सर मैं लास्ट में रख देता हूँ। फिर जब मेरे को करना है तो अब टेम्प में क्या हो जाएगा, स्टोर 2 हो जाएगा, और फिर सबको सेव करूंगा फिर लास्ट में 2 स्टोर कर लूंगा। फिर सर मतलब सर जब हम लोग एक एक करके कर रहे हैं ना, 3 बार लूप लगाकर कर रहे हैं 3 टाइम्स डी के बराबर, तब हमको क्या करना पड़ रहा है सर कि एक ही वेरिएबल को स्टोर करना पड़ रहा है। इंट नाम का एक टेम्प एक ही वेरिएबल लेना पड़ रहा है, पूरा का पूरा अरे नहीं लेना पड़ रहा है। क्या ये अप्रोच सबको समझ में आया क्या? तो सर इस तरीके से कर लेते हैं, इसमें सर हमको कोई एक्स्ट्रा अरे की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल ले ले रहा हूँ मैं। बताइए क्या ये वाला अप्रोच सबको समझ में आया? बताइए। और एक एक से करना है इसीलिए जस्ट i+1 से ऐसे रोटेट होता रहेगा, ये ऐसे रोटेट होता रहेगा। करेक्ट है, तो जल्दी से अपन इंप्लीमेंट भी कर ले क्या इसको। ओके, ठीक है। तो सर ये तो हो गया, इसको इसका नाम जो अरे लेफ्ट था ना, ठीक है। अब सर रोटेट लेफ्ट को कमेंट कर लेते हैं, अब इस सॉल्यूशन से नहीं, ये पहला अप्रोच का सॉल्यूशन था, इसको कमेंट करते हैं। अब एक सर दूसरा फंक्शन बना लेते हैं और जल्दी से इसको करते हैं इंप्लीमेंट करके, ठीक है। रोटेट लेफ्ट सॉल्यूशन 2 कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन 2, ये सेकेंड सॉल्यूशन है। सर इसमें अपन क्या क्या करने वाले हैं, सेम चीज़, इसमें भी अपन सेम देने वाले हैं, इसमें भी अपन एक अरे दे देंगे और क्या दे देंगे बताइए, डी दे देंगे और एन दे देंगे। सेम वही दे रहे हैं बट सिर्फ लॉजिक सर चेंज हो जाएगा, लॉजिक बस चेंज होने वाला है सर। यहाँ पे लॉजिक चेंज होने वाला है, तो इसका नाम क्या है, ये है। इस नाम को यहाँ पे अपन पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। देने वाला क्या है, वॉइड देने वाला है। एंड देन यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स क्या लेने वाले हैं सर, आर्ग्यूमेंट्स लेने वाले हैं अपन सेम, इंट अरे, फिर इंट डी एंड देन इंट एन। सर ये लेने वाले हैं। सर इसमें करने क्या वाले हैं, मतलब हम लोग करने क्या वाले हैं, एक मेरा वेरिएबल रहेगा कि भाई एक एक इटरेशन को काउंट करेगा, 3 बार चलाना था ना, तो हर एक को वो काउंट करने वाला है, ठीक है। ठीक है, तो ये हर एक को काउंट करने के लिए 0 1 2 3 है तो कितना बार चलेगा, 0 1 2 टाइम्स चलेगा। तो ये
तो ये सर जीरो से स्टार्ट हो जाएगा अपना गेम यहाँ पे, ठीक है। तो सर अपन करने क्या वाले हैं कि 3 लूप चलाने वाले हैं सर, एक एक करके फिल करने वाले हैं। तो एक एक करके जब फिल करेंगे ना सर, तो कब तक करेंगे, जब तक p लेस देन और इक्वल टू मेरा क्या नहीं हो, बताइए बताइए क्या हो। जीरो लिए हैं तो लेस देन होना चाहिए, और अगर वन ले लेंगे तो इक्वल टू होना चाहिए, करेक्ट करेक्ट। सर जब तक मेरा ये लेस देन डी ना हो, अगर 3 है तो 3 बार सर मेरा ये चलने वाला है। और ये बहुत ईजी है सर, एक एक करके सेम लॉजिक लिखने वाले हैं जो प्रीवियस वाला लिखे थे, बट वो सिंगल सिंगल स्टेप में होने वाला है सर, ठीक है। तो सिंगल स्टेप में होने वाला है, तो सर हमेशा हमेशा क्या करने वाले हैं अपन, बताइए हमेशा क्या करने वाले हैं, एक सर टेम्प नाम का वेरिएबल ले लेंगे, और उसमें हमेशा स्टार्टिंग वाला जो अरे ऑफ जीरो रहेगा ना सर, उसी को सिर्फ स्टोर करना है इस केस में। होप आप इसको, मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस वाला अपन अच्छे से समझ के स्लो किए, ठीक है। और ये वाला आपको एकदम क्लियर समझ में आया होगा, इसलिए अपन थोड़ा सा इसको फास्ट कर लेते हैं। तो सर पहला एलिमेंट को हमेशा एक ही एलिमेंट में स्टोर करना है, और स्टोर करके हर एक को एक एक शिफ्ट कर दीजिए सर, एक एक शिफ्ट कर दीजिए। एक एक शिफ्ट करने का मतलब क्या हो गया भाई, सर एक एक शिफ्ट करने का मतलब हो गया कि इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन आप चलिएगा सर n-1 तक, और आई प्लस प्लस करेंगे सर। n-1 तक क्यों सर, देखते हैं क्यों, देखते हैं क्यों। क्योंकि जो लास्ट में है वो हर एक 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 पीछे आने वाला है। जो जीरो पोजीशन वाला तो सर टेम्पररी में आ गया, तो जो वन पे है वो जीरो पे, जो टू पे है वो वन पे, जो थ्री पे है वो टू पे, ऐसे करेगा। और सर जो लास्ट में जो एलिमेंट है एन पे, वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा सर, n-1 पे, n-1 पे हो जाएगा सर, ठीक है। इसका मतलब n-1 तक इसलिए हम लोग लेकर चले हैं, करेक्ट है, करेक्ट है। क्या सभी को समझ में आ रहा है ये, ठीक है सर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या करने वाले हैं सर कि अरे ऑफ आई में फिर जो जीरो है वहां पे स्टोर हो जाना चाहिए वन, मतलब अरे ऑफ आई प्लस वन। एक एक सर प्लस हो जाएगा, मतलब एक एक प्लस वाला एक एक पीछे आता जाएगा। अरे ऑफ आई इज इक्वल टू अरे ऑफ आई प्लस वन क्या करेगा सर, एक एक स्टेप को इस तरीके से शिफ्ट करके इसमें स्टोर करता जाएगा सर, ठीक है सर। ये तो समझ में आ गया, एक एक करके करके शिफ्ट करता जाएगा, करता जाएगा सर, ठीक है। ये सर क्यों लिए सर, क्योंकि अगर डी इजिकल टू थ्री है तो थ्री टाइम्स चलेगा, डी टाइम्स अपन लूप चलाने वाले हैं, एक एक करके करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है सर, ठीक है। तो ये जब करेगा तो ये हमेशा एक एक करके शिफ्ट सर कर चुका होगा। अब सर सिर्फ लास्ट वाला जो एलिमेंट है ना, वो स्पेस खाली रह गया होगा मेरा। लास्ट एलिमेंट क्या था भाई, अरे ऑफ n-1 था, क्योंकि उसको हम लोग करने वाले हैं ना फिल, इसीलिए हम लोग लेस देन n-1 किए। अब n-1 का फंडा समझ में आया आप लोग को क्यों किए, क्योंकि n-1 पे तो हम लोग फिल करने वाले हैं, तो उससे जस्ट एक पीछे तक शिफ्ट होकर खाली हो जाएगा, लास्ट वाला स्पेस तो अपना खाली रहेगा, लास्ट वाला इंडेक्स। n-1 मतलब 5 का अगर साइज है तो चार, फोर्थ इंडेक्स। तो लास्ट वाले पे क्या स्टोर होने वाला है सर, लास्ट वाले पे सर स्टोर होने वाला है ए ऑफ क्या, जो टेम्पररी हम लोग लिए थे सर, मतलब टेम्प, ये स्टोर होने वाला है सर। और क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा बताइए। और पी को सर हम लोग हर एक इटरेशन के लिए बढ़ाते चले जाएंगे। बताइए ये लॉजिक सबको समझ में आ गया क्या, ये फंडा सबको समझ में आया। और सर सेम इनपुट पे एक बार चला कर देख लेते हैं कि वो सेम काम करता है कि नहीं। देखिए सेम काम किया इसने भी, एक एक करके बस इसमें किए हम लोग। बताइए क्या आप सभी को क्लियर है क्या ये लॉजिक, किसी को कुछ प्रॉब्लम ये सेकंड वाला फंडा में। सर इसका सर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ वन होगा सर, क्यों, क्योंकि सर कुछ भी नहीं लिए, एक्स्ट्रा रे कुछ नहीं लिए, ऑर्डर ऑफ डी भी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ऑर्डर ऑफ वन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया सर, देखिए यहाँ पे ये हर बार अंदर वाला लूप सर चलने वाला है एन टाइम्स, अंदर वाला लूप तो एन टाइम्स चलने वाला है। और सर एक और है, ये नेस्टेड है सर, ये नेस्टेड है सर, ये वाला लूप चलेगा सर डी टाइम्स और ये चलेगा एन टाइम्स, और नेस्टेड है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एन इंटू डी। इसका क्या हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्या आपको समझ में आया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बताइए क्या आप लोग को समझ में आया ये, कि सर ये चलेगा अपना डी टाइम्स, ये चलने वाला है सर डी टाइम्स, और ये चलने वाला है सर एन टाइम्स। तो नेस्टेड है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी इंटू एन, डी इंटू एन कर देते हैं सर, ठीक है। तो सर इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुआ, जो सेकंड सॉल्यूशन जो आप लोग बात किए, उसका सर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ऑर्डर ऑफ एन इंटू डी, और सर इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ऑर्डर ऑफ वन, ऑर्डर ऑफ वन, ऑर्डर ऑफ वन, ओके।
बताइए, अगर सबको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो तो अपन ये यूनिक वाला प्रॉब्लम पे चलते हैं। बताइए। क्या आप सभी को क्लियर है? बताइए भाई लोग, सभी को क्लियर है? ओके, ठीक है। ठीक है सर, तो अब अपन सॉल्व करते हैं। जो क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू का क्वेश्चन है, अब उसका उठाते हैं। अब इसको अपन करने के लिए रेडी हो चुके हैं। इतना तो सर अपना कंसेप्ट बन गया है कि अब क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू बुक का जो क्वेश्चन है वो अपन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहला प्रॉब्लम अपन देखते हैं। ओके सर, इसका सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो बोल रहा है कि इम्प्लीमेंट एन एल्गोरिदम टू डिटरमाइन इफ अ स्ट्रिंग हैज ऑल यूनिक कैरेक्टर्स व्हाट यू इफ यू कैन नॉट यूज एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर। एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर कोई लिखता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आप कुछ स्टोर करने के लिए, क्यों, क्योंकि कोई एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर क्यों यूज़ करेगा? ट्रैवर्स करने के लिए, टेम्पररी उसको स्टोर करके रखना हो, ये सब सारी चीज़ों के लिए रखेगा। तो बोल रहा है कि एडिशनल, तुम जैसे अभी हम लोग यूज़ किए थे ना टेम्प, टेम्प नाम का हम लोग टेम्पररी यूज़ किए थे ना स्टोर करने के लिए, पहला वाला सोल्यूशन इसका जो अभी हम लोग सोल्यूशन किए। तो वह उस तरह से कुछ यूज़ नहीं करना है एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये तो अपन बाद में देखेंगे कि इफ़ यू कैन नॉट यूज़ एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर। अपने को तो सर पहले ये प्रॉब्लम को समझना है कि प्रॉब्लम समझते हैं कि ये क्या बोलता है, और इसके बाद सर एक वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कोई एक सॉल्यूशन देखते हैं। फिर धीरे 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 सर उसको ऑप्टिमाइज करने का सोचेंगे और अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है सर, तो ये हो गया 1.1 प्रॉब्लम, क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू का। ओके ठीक है, पहले सर प्रॉब्लम समझ लेते हैं कि सर प्रॉब्लम जो है वो है इज यूनिक। इज यूनिक नाम का सर प्रॉब्लम है। सॉरी। सर इज यूनिक नाम का प्रॉब्लम है ये अपना। ठीक है सर, प्रॉब्लम एक बार समझा दीजिए, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये क्या बोलता है कि गिवन एन स्ट्रिंग, मतलब अगर शॉर्ट में लिखे वो तो एक लंबा सा लिखा है, वो आप अपने कॉपी में वही वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखिएगा। इसके जस्ट पहले वो आपके कॉपी में वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होना चाहिए क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू का। उसके जस्ट नीचे जो मैं स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ, जिस हिसाब से अपन डिस्कस कर रहे हैं, वो हर एक पॉइंट आपको लिखना है, बस सॉल्यूशन नहीं लिखना है। अपन जो जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं हर एक चीज़ आपको नोट डाउन करना है, ताकि जब आप खुद से करोगे ना तो आपके पास सोचने के लिए, बात करने के लिए कोड से बहुत सारा पॉइंट रहेगा। वही आपका लॉजिक को और इंप्रूव करता जाएगा। ठीक है, तो सर इस प्रॉब्लम को अगर थोड़ा सा ब्रेक करें सिंपलर लैंग्वेज में, तो ये बोल रहा है कि गिवन एन अरे, गिवन अ स्ट्रिंग, गिवन अ स्ट्रिंग, वी नीड टू डिटरमाइन if the string is if the string has all unique characters। अच्छा, ऑल यूनिक कैरेक्टर्स। ठीक है सर। सर सबसे पहले तो छोटा छोटा अगर देखें, अगर किसी को नहीं पता सर स्ट्रिंग क्या होता है सर? भाई स्ट्रिंग होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। सर कैरेक्टर क्या होता है? तो जो भी जो इनपुट है ना अपन कीबोर्ड पे देखते हैं वो सब को भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं। मतलब सर स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक, कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक, 0 से लेकर 9 तक, इसका डिफरेंट सिंबल्स, डॉलर का, हैश का, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब जो देखते हैं ना सर, ये सब अपना सिंबल ही है, जिसको अपन कैरेक्टर बोलते हैं। तो इसी का सीक्वेंस, इसी को सब मिक्स करके कुछ बनाना, वही हो गया। इसका मतलब अगर इससे बनाते हैं, कोई नेम अगर बनाते हैं, ठीक है, हमन लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। करेक्ट, इसी इनपुट से लिया गया है। मतलब कैरेक्टर का ये इनपुट साइज है भाई, ये इनपुट साइज है सर ये। इसी से पूरा का पूरा कैरेक्टर बनता है, इसी के बीच में। ये अपन यूनिकोड की बात कर रहे हैं, अपन बात करेंगे आस्काई बेस्ड और यूनिकोड बेस्ड क्या होता है। तो अभी आस्काई की बात कर रहे हैं। आस्काई में सर इतना ही चीज हो सकता है, अपन बाद में बात करेंगे इसी प्रॉब्लम में। जब बेस्ट सॉल्यूशन पे पढ़ेंगे ना अपन, तब उस समय समझ में आएगा अपने को कि यूनिकोड बेस्ड और ये आस्काई बेस्ड क्या होता है। ये अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो सर ये हो गया स्ट्रिंग। ठीक है, तो मेरे को एक सर एक स्ट्रिंग दिया रहेगा इस तरीके से डबल कोट्स में, और मेरे को बस ये बताना है कि भाई उसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं, अब देखो ये सारे क्या है, एक एक कैरेक्टर्स हो गए।
करेक्ट, इसी में से हम लोग उठाया ना, एक एक कैरेक्टर को उठा के एक स्ट्रिंग बना दिया सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग से। तो देखना है कि सारा कैरेक्टर सर इसमें यूनिक है कि नहीं है। मतलब मतलब सर अपने को एक फंक्शन बनाना है, एक इंसान बनाना है। फंक्शन का मतलब वही हुआ कि सर एक इज यूनिक नाम का एक बंदा बनाएंगे हम लोग, और सर उसको इनपुट देने वाले हैं एक स्ट्रिंग। उसके लिए एक इनपुट क्या होने वाला है सर, एक स्ट्रिंग। और बदले में वो क्या बोलेगा आउटपुट अपने को, कि वो यूनिक है कि नहीं, मतलब यस या नो बोलने वाला है सर। अगर यूनिक है तो यस बोलेगा, अगर यूनिक नहीं है तो सर वो मेरे को नो बोलेगा। अच्छा ठीक है, तो एक देख लेते हैं एक एग्जांपल से, कि सर मैं उसको देता हूँ ABCD, ऐसा दिया सर इनपुट। तो वो क्या करेगा, देखेगा कि हर एक यूनिक है क्या। तो देखेगा कि अच्छा A अलग है, B अलग है, C अलग है, D अलग है, रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी करेक्टर रिपीट नहीं हो रहा है सर। तब ये खटाक से क्या करेगा, प्रोसेसिंग करने के बाद इसको बोल देगा यस, ये यूनिक है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल इसको दिए हम, क्या दिए, अमन। ये देखा ए को, ठीक है, देखा कि ए कहीं और है क्या, तो एम देखा, बोला कि भाई ये तो यूनिक है। फिर एन भी यूनिक है, लेकिन ए यहाँ पे 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है। ए इज नॉट यूनिक, ये 2 बार आ गया है, ए 2 टाइम्स है, मतलब ए इज नॉट यूनिक। अगर ए यूनिक नहीं है तो पूरा का पूरा स्ट्रिंग यूनिक नहीं है, तो इस केस में ये क्या बोल देगा, नो बोल देगा, कि भाई ये यूनिक नहीं है। ठीक है सर, प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो मेरे को समझ में आ गया कि सर आप अपन एक स्ट्रिंग देने वाले हैं और वो अपने को बताने वाला है कि भाई वो यूनिक है या नहीं है, वो यूनिक है या नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। अब इसका अपन सॉल्यूशन की बात करते हैं कि एग्जैक्टली कैसे अपन इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। ओके, ओके सर, ठीक है। अपन अब अप्रोच पे चलते हैं। इसका क्वेश्चन सबको समझ में आ गया क्या, क्वेश्चन आप सभी को क्लियर है। अप्रोच 1 डिस्कस करें, अच्छे से समझते चलिएगा आप लोग अप्रोच 1, और यहाँ से हर क्वेश्चन से लर्निंग जो है अपना वो लेते चलिएगा। ठीक है, अप्रोच 1, ठीक है सर, अप्रोच 1 डिस्कस कर लेते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, अप्रोच 1 अपन देखने वाले हैं सर। ठीक है, अप्रोच 1 का सॉल्यूशन जो है अपन एक बार देखते हैं कि सर मेरे को तो सर एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, सर एक मेरे को स्ट्रिंग दिया हुआ है ABCDE, ये दिया हुआ है सर। ठीक है, तो सर स्ट्रिंग तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर रहता है ना सर, एक अरे के फॉर्म में स्टोर रहता है सर। सर ये भी है ना सर, एक अरे के फॉर्म में स्टोर रहता है सर, अरे के फॉर्म में स्टोर रहता है सर। ठीक है, तो इसका मतलब सर 0th इंडेक्स पे ए है, यहाँ पे बी है, सी, डी और ई है, और लास्ट में सर स्ट्रिंग में नल कैरेक्टर रहता है सर, जो कि टर्मिनेशन को बताता है, नल कैरेक्टर जो कि इसके टर्मिनेशन को बताता है सर। ऐसे रहता है सर, इस तरीके से रहता है। तो ठीक है, इस तरीके से रहता है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होने वाला, तो अपन सॉल्यूशन क्या बोले कि भाई 2 बंदा को लेकर आएगा वो। अभी पंचायत रिलीज हुआ है ना, आप लोग देख लिए क्या। तो 2 बंदा है, ठीक है, ये अपना मान लेते हैं कि विनोद है, ठीक है, जो पंचायत में है, मैंने भी कल ही खत्म किया उसको। ठीक है, तो ये पहला एक बंदा है, ठीक है, और जो विनोद के साथ जो हमेशा रहता है बंदा, वो है जिसको क्या बोलते हैं शायद बनराकस कुछ, तो ये है वो बंदा। ठीक है, क्या तो उसका नाम है, ठीक है, वो बंदा है ये। ठीक है, अब ये 2 बंदे इसको सॉल्व करने वाले हैं, इस प्रॉब्लम को, करेक्ट। ठीक है, तो अब किस तरीके से अपन इसको अप्रोच करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या बोलता है कि भाई जो फर्स्ट बंदा है और ये सेकंड बंदा है, ठीक है, तो शॉर्ट में इसको मान लेते हैं कि इसको आई बोल देते हैं एक दूसरा नाम के लिए, और इसको दे देते हैं अपन जे। ठीक है, आई और जे दे देते हैं। ओके, ठीक है, क्या बोलता है कि भाई ये जो विनोद है वो हमेशा पीछे खड़ा रहता है, करेक्ट। जो आई है विनोद वो हमेशा पीछे खड़ा रहता है, और ये जो है उसके साथ वाला जो बंदा है वो हमेशा जस्ट जहां पे विनोद है उसके जस्ट एक आगे वो खड़ा रहेगा, जे। जहां पे भी खड़ा है
आई उसके जस्ट एक आगे पे विनोद जो का जस्ट एक आगे रहेगा वो जो उसके साथ बंदा रहता है। मतलब आई और जे के टर्म में बात करें तो आई अगर यहाँ पे है तो जे हमेशा एक आगे रहेगा, एक स्टेप आगे। अगर कहीं पे आई यहाँ पे खड़ा है तो वो एक स्टेप जस्ट आगे रहेगा उसके। इस तरीके से पूरा कहानी है ये। ठीक है, तो करेगा क्या, करने वाला क्या है, तो आई और जे का देखते हैं कि टास्क क्या है। आई और जे काम क्या करने वाला है। आई क्या बोलता है कि भाई मैं हर एक एलिमेंट से जाकर पूछूंगा कि तुम्हारा वैल्यू क्या है। मैं हर एलिमेंट के पास जाएगा एक एक करके और पूछेगा कि वैल्यू क्या है उसके पास, वैल्यू क्या है उसके पास। अच्छा ठीक है, और वो किसको बताएगा वो वैल्यू, वही करता है ना विनोद, जो भी इसको पता चलता है वो उसको बताता है, जे को, जे को बताता है वो। तो इसका मतलब ये बोलता है आई कि भाई मैं सबके पास जाऊंगा, उसका वैल्यू पूछूंगा कि क्या है। तो आई सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेगा, फर्स्ट इंडेक्स से। तो बोलेगा कि ए, और ए किसको बता देगा, जे को बता देगा, जे को बता देगा कि भाई ए के पास हूं मैं। अब जे का क्या काम है, जे अब सबके पास जाएगा एक एक करके, उसके जस्ट आगे खड़ा रहेगा जहां पे भी आई है, उसके जस्ट एक आगे खड़ा रहेगा और वहां से वो एक एक करके सबके पास जाएगा और बोलेगा कि भाई किसी और के पास ए है क्या, कहीं और पे ए है क्या, ढूंढ के लाएगा वो। और अगर कहीं और ए मिल गया इसका मतलब क्या हो गया है भाई, यूनिक नहीं है, रिपीट हो गया। यूनिक नहीं है, रिपीट हो गया है। जो भी आई बताता है वो जे एक एक करके सबके पास जाके ढूंढता है उसी एलिमेंट को, बाकी बचे हुए अरे में, बाकी बचे हुए स्ट्रिंग में। अगर वो ए के पास खड़ा है तो ए बता दिया किसको, जे को, और जे क्या जाएगा एक एक करके सबके पास जाएगा, देखेगा ए कहीं और है क्या। अगर ए कहीं और है इसका मतलब रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब वो वहीं से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और बोल देगा कि भाई यूनिक नहीं है। और अगर रिपीट नहीं हुआ तो, अगर ए के जैसे किया तो अभी क्या है, आई और जे का आप देखते हैं कहानी क्या है, आई और जे का आप कहानी थोड़ा सा देखते हैं। तो आई के पास अभी क्या है भाई, वो बोला कि भाई मेरे पास ए है, और ये किसको बता दिया, जे को। तो जे के पास, जे कहाँ से जाएगा, कहाँ कहाँ जाएगा बताओ, जे जाएगा अपना, जे जाएगा अपना कहाँ से, बी से स्टार्ट करेगा जर्नी, जस्ट उसके आगे से, और बी के पास जाएगा, सी के पास जाएगा, एक एक करके डी के पास और ई के पास, एक एक करके सबके पास जाएगा। तो देखेगा पहले बी के पास गया जे, बोला कि अच्छा नहीं ए नहीं है यहाँ पे, ए भी यहाँ पे भी नहीं है, ए यहाँ पे भी नहीं है, ए यहाँ पे भी नहीं है। तो फिर आई को बोला कि भाई तुम आगे बढ़ो, ए मेरा यूनिक है, ए यूनिक है भाई, वो बोल दिया कि ए है जो यूनिक है, अब आगे बढ़ो। तो फिर आई क्या बोलेगा कि अच्छा ठीक है मैं अब आगे बढ़ जाता हूँ। तो आई आ जाएगा किसके पास, इसको थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे अपन चलते हैं, इस कहानी को समझने के लिए नेक्स्ट पेज पे अपन चलते हैं। ये था मेरा ए बी सी डी ई एफ, ऐसा था। ठीक है, तो अब ये मेरा आई है और ये मेरा जे है। ठीक है, तो जब कहानी स्टार्ट हुई थी जर्नी, तो आई बोला कि भाई मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, और जे बोला कि भाई मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। आई यहाँ पे है, जे यहाँ पे है। तो आई ने क्या बोला कि मेरे पास क्या वैल्यू है, वो बोला कि भाई मेरे पास तो ए है। तो जे बोला कि जब तुम्हारे पास ए रहेगा ना भाई, तो मेरे को कहाँ से बढ़ना होगा, तुम्हारे पास अगर ए है तो मैं तुम्हारे जस्ट आगे हूँ, मतलब मेरे को बस एक एक करके जाना है, एक एक करके बी के पास, सी के पास, डी के पास, ई के पास, एफ के पास, एक एक करके, और सबके पास चेक करना है ये है क्या, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। मतलब बोल दिया मैं ये ए यूनिक है भाई, ए यूनिक है। क्योंकि यूनिक होने के लिए एक स्ट्रिंग को हर एक एलिमेंट को यूनिक होना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट को, तो ए के बारे में पता चलेगा कि ये यूनिक है। अब आई बोला कि भाई ठीक है, जे ने बोला कि भाई ए यूनिक है तुम आगे बढ़ो। तो जब वो आगे बढ़ेगा तो अब क्या हो गया, जब वो आगे बढ़ा तो आई और जे अब कहाँ चला जाएगा भाई बताओ। आई बोला कि भाई ये तो यूनिक हो गया, इसका काम हो गया मेरा, ये यूनिक है। तो आई अब एक जस्ट स्टेप आगे बढ़ गया, और जे बोला कि तुम जहां भी जा रहे हो तुम्हारे जस्ट हम आगे रहेंगे, जस्ट हम आगे रहेंगे। तो अब क्या बोला आई, आई अब बोल रहा है कि भाई मेरे पास है बी। तो जे बोला कि भाई मैं तुम्हारे आगे हूं तो मेरे को एक एक करके जाना पड़ेगा डी, ई और एफ के पास। तो ये चेक किया कि बी यहाँ पे है क्या, नहीं है, यहाँ है क्या, नहीं है, यहाँ है क्या, नहीं है। बोला कि भाई कहीं भी नहीं है, इसका मतलब बी भी तुम्हारा यूनिक है, बी भी तुम्हारा क्या है, यूनिक है। बोला ठीक है। तो बोला आई को कि भाई तुम अब आगे बढ़ो, बी भी तुम्हारा यूनिक है। तो अब कहाँ पे गया ये बताओ, अब ये गया आई सी के पास। तो जे कहाँ पे चला जाएगा, डी के पास। तो इसका मतलब अब आई बोला कि मेरे पास सी है, तो जे उस टाइम क्या बोल रहा है कि मेरे पास डी और ई के पास एक एक करके जाना पड़ेगा बाकी भरे हुए स्पेस पे। तो चेक किया यहाँ भी सी नहीं है, यहाँ भी सी नहीं है, इसका मतलब ये भी यूनिक है। अब ये क्या किया आई बताओ, अब आई चला गया डी के पास, और जे चला गया इसके पास। तो आई बोला कि भाई मेरे पास डी है, तो जे बोल रहा है कि मेरे पास ई और एफ है, और ये दोनों
डी डी नहीं है, मतलब ये भी यूनिक है, इसका मतलब ये भी यूनिक हो गया। अब कहाँ पे जाएगा भाई, अब जाएगा आई, आई जाएगा अब यहाँ पे, और जे जाएगा हम यहाँ पे इंड पे। इसका मतलब देखो आई हमेशा यहाँ पर, अब इससे आगे आई जाएगा तो जे तो जा ही नहीं पाएगा ना, नल पे चल जाएगा, इसीलिए हमेशा ये एक स्टेप पीछे रहता है इसके। मतलब n-2 पे और ये n-1 पे, तो मतलब एक स्टेप और पीछे ही रहेगा ये। तो अब ये कंपेयर करेगा, आई बोलेगा कि मेरे पास ई है, और जे बोलेगा कि मैं एफ पे खड़ा हूँ, ये भी मतलब नहीं है ई के इक्वल, मतलब ये भी यूनिक है। तो इसका मतलब सर ऑल कैरेक्टर्स आर यूनिक। एक एक करके मैं गया, लेकिन सर ऑल कैरेक्टर्स आर यूनिक, सारा कैरेक्टर सर मेरे को यूनिक मिल गया। तो इस केस में क्या बोल देंगे हम लोग, ट्रू रिटर्न कर देंगे, और बोलेंगे कि भाई ये इज यूनिक है, ट्रू है। क्या आप सभी को समझ में आया आई और जे का फंडा क्या है? क्या सभी को समझ में आ गया क्या, बताइए। तो सर इसका मतलब ये रहा हुआ कि अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले जिसमें रिपीट अगर हो रहा है, तो एम ए एन ऐसे लिए सर, और यहाँ पे /0 है, तो सर आई यहाँ से कहानी स्टार्ट करेगा, जे यहाँ रहेगा। तो सर आई स्टार्टिंग में, आई के पास था सर ए, और जे के पास था सर, जाना था एक एक करके यहाँ से लेकर सर यहाँ तक जाएगा। इसका मतलब M-A-N यहाँ तक इसको सर जाना है। तो ये बोला, क्या बोला था जे को कि भाई मेरे पास ए है, तो यहाँ पे चेक किया ए है क्या, बोला नहीं। फिर यहाँ पे गया, बोला ए है क्या, बोला हाँ यस ए है। इसका मतलब ए जो उसने वो बोला वो यहाँ पे मिल गया, मतलब सर ये रिपीट हो गया ए। अब वो आगे जाएगा क्या, नहीं। अगर एक भी कैरेक्टर मेरे को रिपीट होता दिख गया, तो इसका मतलब ये यूनिक नहीं है। यहीं पे तो प्रूफ हो गया, यहीं पे प्रूफ हो गया कि भाई ये यूनिक नहीं है। क्यों? क्योंकि दोबारा इसे ए मिल गया। अब आगे एन के पास जाना, फिर आई आगे बढ़ेगा, फिर जे आगे बढ़ेगा, वो सब पूरा कुछ भी करने का जरूरत नहीं है सर। जहां पे मेरे को अगर एक भी कैरेक्टर मिल गया एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे वो रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है तो मतलब यूनिक नहीं है, कैरेक्टर यूनिक नहीं है। इसका मतलब इज यूनिक मेरा क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा सर। यहीं से फॉल्स रिटर्न कर देगा, वो यूनिक है ही नहीं, वो यूनिक है ही नहीं। क्या आपको अप्रोच वन समझ में आ गया क्या, बताइए। बताइए कि आप सभी को अप्रोच वन क्लियर है? ठीक है, क्या आप सभी को अप्रोच वन क्लियर है? इंप्लीमेंट करें क्या हम लोग, सॉल्यूशन वन इंप्लीमेंट करें क्या इज यूनिक का? स्ट्रिंग के लिए सर हम लोग स्ट्रिंग हेडर फाइल यूज कर लेते हैं, स्ट्रिंग हेडर फाइल हम लोग यूज कर लेते हैं सर। अगर आपको इतना सारा हेडर फाइल्स नहीं इंक्लूड करना हो ना, कि भाई आईओ स्ट्रीम एल्गोरिदम स्ट्रिंग, आपको पता ही नहीं है कौन क्या करता है, तो एक जब कम्पिटिटिव कोडिंग आप लोग करोगे ना, तो आपको एक डायरेक्टली आप ये वाला हेडर फाइल इंक्लूड कर सकते हो। इस हेडर फाइल के अंदर मैक्सिमम जितने भी अपन सी प्लस प्लस में हेडर फाइल यूज़ करते हैं ना, वो सब इंक्लूडेड है। तो आपको इतना सारा कोई भी हेडर फाइल यूज़ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ना इसकी ज़रूरत है आपको, ना इसकी ज़रूरत है, ना इसकी ज़रूरत है, कुछ भी नहीं। आप कुछ भी आप फंक्शन डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। कौन सा हेडर फाइल इंक्लूड करने पे, bit/std, bit/std c++.h। जी, कंपेटिटिव कोडिंग आप करोगे ना, तो हमेशा ये हेडर फाइल आप इंक्लूड किया कीजिए। ठीक है, आपको पता रहना चाहिए कि किस हेडर फाइल में क्या है, लेकिन अगर आप प्रॉब्लम्स कर रहे हो ना, तो आपको ये एकदम रहना ही चाहिए, bit/std c++। ये क्या करता है कि आपके मैक्सिमम हेडर फाइल्स यहाँ पे इंक्लूड रहते हैं। तो ये सारा चीज़ रखने का जरूरत नहीं है, इसके अंदर ये सारा हेडर फाइल्स है, स्ट्रिंग आईओ स्ट्रीम एल्गोरिदम ये सब कुछ। ठीक है, तो सर अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं सर। इज यूनिक का जो पहला सॉल्यूशन जो हम लोग डिस्कस किया ना, उसको एक बार अपन इम्प्लीमेंट करके अब देखते हैं, इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, तो सर सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग लेना पड़ेगा अपने को। स्ट्रिंग लेते हैं एस नाम का सर, और क्या ले लेते हैं यहाँ पे, अमन शर्मा लिख देते हैं सर। ठीक है, ये मेरा पहला स्ट्रिंग हो गया सर। ठीक है, अब मेरा क्या है, अब अपन चेक करने वाले हैं इज यूनिक, इज यूनिक सर। ठीक है, इज यूनिक, इसको इनपुट क्या देने वाले हैं, सिर्फ स्ट्रिंग सर, सिर्फ एस स्ट्रिंग देने वाले हैं सर। ठीक है,
अब क्या है कि सर ये कुछ रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स, यस या नो, ये रिटर्न करने वाला है ना। तो ट्रू फॉल्स यस नो किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताइए, बूल से करते हैं कि नहीं करते हैं, ये आपको पता है क्या? बूल में क्या स्टोर करते हैं? ट्रू फॉल्स। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे स्टोर करने वाले हैं कि क्या ये आने वाला है, ठीक है। स्टेटस नाम से रख लेते हैं। स्टेटस में आ जाएगा कि इज यूनिक है कि नहीं है, ठीक है। अगर ये मेरा ट्रू रहा, अगर ये मेरा ट्रू रहा, क्योंकि ट्रू फॉल्स करने वाला है वो, तो अगर मेरा सर स्टेटस इज इक्वल इक्वल ट्रू रहा, तो सर इसका मतलब यूनिक है। क्या है, अपन सी आउट क्या करने वाले हैं सर? सी आउट करने वाले हैं कि गिवन स्ट्रिंग इज यूनिक, गिवन स्ट्रिंग इज यूनिक, ये बोलने वाले हैं सर, ठीक है। और अगर ये फॉल्स रिटर्न किया तो स्टेटस, वो जो फंक्शन जो अपन लिखेंगे, अगर वो फॉल्स रिटर्न किया तो एल्स में अपन क्या लिख देंगे सर? एल्स में लिख देंगे कि गिवन स्ट्रिंग इज नॉट यूनिक। सी आउट क्या, गिवन स्ट्रिंग इज नॉट यूनिक, गिवन स्ट्रिंग इज नॉट यूनिक, ये करने वाले हैं सर, ठीक है। इतना समझ में आ गया सर। आप एक स्ट्रिंग दोगे, इस फंक्शन में भेजोगे और बोलोगे कि भाई वो यूनिक है कि नहीं, वो बताएगा यस या नो, ट्रू फॉल्स। अगर ट्रू है तो इसका मतलब यूनिक है, अगर फॉल्स है तो इसका मतलब यूनिक नहीं है सर। इतना गेम समझ में आ गया सर मेरे को। अब बस इज यूनिक को आप इम्प्लीमेंट करके अपन एक बार देख लेते हैं सर, जो भी अपन लॉजिक डिस्कस किए उसके बेसिस पे, उसके बेसिस पे सर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सर ये रिटर्न क्या करने वाला है सर? ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स कैसे होता है सर? बूल में होता है, बूलियन है ना वैल्यू, ट्रू और फॉल्स। तो सर बूल नाम के वेरिएबल्स में ट्रू फॉल्स स्टोर होता है, तो वो रिटर्न करने वाला है सर बूल। और नाम क्या है सर? नाम है सर इज यूनिक, नाम है सर इज यूनिक, और वो एक लेता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एस लेता है सर। ये है सर पूरा कहानी। एक बार देख लेते हैं फंक्शन का नेम सेम है कि नहीं। इज यूनिक है, और यहाँ पे भी अपन कॉल किए हैं इज, कैपिटल यू है, यू एन आई क्यू यू ई, यू एन आई क्यू यू ई, ठीक है, करेक्ट है। ओके, ठीक है सर। अब सर कहानी क्या है सर? कहानी क्या है कि सर एक बार भी अगर मिल गया ना एक्स्ट्रा जे को, आई सर एक आई रहेगा जो एक एक करके पहले एलिमेंट को सर उठाएगा। सर आई जो रहेगा, इंट आई, वो वही है जो विनोद नाम का बंदा बोले। तो आई सर जो है ना सर, वो एक एक करके सर सबको उठाता है, ये तो अपन पता कर लिए सर। और आई सर लेस देन होने वाला है क्या बताइए? एस डॉट। सर यहाँ पे आप लेंथ क्यों नहीं भेजे सर? आप यहाँ पे सर अरे के केस में तो आप लेंथ भेजते थे। तो भाई ये अरे अपने को स्ट्रिंग जो है वो बना बनाया फंक्शन इसके पास पहले से ही है लेंथ निकालने का, इसीलिए अपने को जरूरत पड़ा नहीं, ठीक है। यहाँ पे एस टी आर डॉट लेंथ जब अपन करोगे ना, तो ये खुद ही लेंथ दे देगा। अरे के केस में क्या देते थे? अरे और उसका साइज। यहाँ पे साइज देने का सर जरूरत इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि पहले से ही इसका साइज अपने को पता रहता है। एक लेंथ नाम का फंक्शन है जो अपने को दे देगा साइज। और सर इसको -1 तक इसलिए चलेंगे क्योंकि आई यहाँ है तो जे यहाँ पे है। तो एक पोजीशन ये आएगा सर कि आई जब एक पीछे रहेगा n-2 पे, तभी तो जे n-1 तक जाएगा। ये अपन डिस्कस किए थे यहाँ पे, करेक्ट, यहाँ पे डिस्कस किए थे ना अपन। अगर आप प्रीवियस वाले पे जाओगे तो क्यों अपन कर रहे हैं, देखो ये n-2 पे लास्ट में क्या हुआ था, लास्ट में आई यहाँ पे था और जे जस्ट एक आगे था, तो ये तो लास्ट एलिमेंट है। तो इसका मतलब इसको n-2 पे रहना पड़ेगा आई। अगर आई अब बढ़ जाएगा, अगर आई को तुम यहाँ पे बढ़ा दोगे तो जे का आगे तो कुछ है ही नहीं जिसमें वो चेक करेगा। क्यों बढ़ाने का, बढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है उसको। कुछ एलिमेंट रहेगा जे के पास तभी तो वो आगे कंपेयर करेगा। इसीलिए आई हमेशा लास्ट वाले एलिमेंट से एक पीछे तक ही चलना चाहिए। मतलब लास्ट अगर एलिमेंट 5 अगर एलिमेंट है, तो इसका मतलब लास्ट अगर एलिमेंट 5 है तो लास्ट इंडेक्स रहा 4। इसका मतलब लास्ट एलिमेंट रहा 4, तो इसको थर्ड इंडेक्स पे ही, फोर्थ इंडेक्स पे लास्ट एलिमेंट है, और थर्ड इंडेक्स पे ही उसको रुकना पड़ेगा आई को, थर्ड इंडेक्स पे ही रुकना पड़ेगा। क्योंकि आगे जाने से कोई फायदा ही नहीं है, इसलिए सर एक -1 कर देंगे, जो भी लेंथ है उससे एक -1 तक ही चलेगा वो। ये फंडा समझ में आया आप लोग को? अब सर यहाँ से अपन आई प्लस प्लस कर लेंगे सर। अब सर यहाँ से आई प्लस प्लस कर लेंगे। तो सर ये आई करेगा कौन, क्या? वही एक एक करके उठाएगा एलिमेंट को, और किसको भेज देगा वो, किसको भेज देगा वो? जे को बता देगा, जे को बता देगा सर वो। और जे फिर क्या करेगा, एक एक करके सबके पास जाएगा और बोलेगा वो एलिमेंट है कि नहीं है। इसका मतलब अब एक एक करके जे जाने वाला है, नेस्टेड होगा ना हर एक एलिमेंट के लिए। ये आपको समझ में आता है क्या, ये नेस्टेड क्यों कर रहे हैं? सर यहाँ से इंट जे चालू होगा, और जे सर आई के जस्ट आगे रहेगा। आई जहाँ पे भी है ना उससे जस्ट एक +1, देखो उसके जस्ट आई यहाँ है तो जे एकदम जस्ट उसके एक आगे +1 देखो कर दिए, कि आई जहाँ पे भी है उससे जस्ट एक +1 कर दो, उसके जस्ट आगे रहने वाला है।
जस्ट एक आगे खड़ा होने वाला है सर जे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे सर, जे ये सर लास्ट तक जाएगा, ये तो लास्ट तक जाएगा सर। अभी अपन डिस्कस किए कि जे लास्ट तक जाएगा, इसलिए तो आई को एक पीछे ही रहना पड़ता था, सेकेंड मतलब सेकेंड लास्ट एलिमेंट पे, ताकि जे लास्ट तक जा सके, क्योंकि वहीं तक कंपेयर कर पाएगा ना। तो एस डॉट लेंथ है सर, एस डॉट लेंथ है सर, एलियन जी टी एच, एस डॉट लेंथ तक जाएगा सर। और ये सर जे प्लस प्लस हो गया। इतना कहानी है सर अभी तक का, इतना स्टोरी है सर। अब क्या करेगा सर, बस कुछ नहीं करना है सर, बस कंपेयर ही तो करना है अब अपने को। हो गया, कहानी हो गया ट्रेवर्स करने का, कि आई उठाता है एक पहला एलिमेंट के लिए, जे पूरा चलेगा। देखो आई जीरो है तो जे उसके अंदर नेस्टेड है, मतलब जे सबके पास जाएगा। फिर आई वन आएगा तो फिर अंदर आएगा, फिर जे सबके पास जाएगा। फिर आई टू तो जे फिर थ्री से सबके पास जाएगा। करेक्ट, इसका मतलब यही हुआ, ये एक एक को पिक करता है, ये उतना उसके बाद हर बार चलता है। जीरो इंडेक्स के लिए सबके पास जाएगा, वन इंडेक्स के लिए फिर सबके पास जाएगा एक जस्ट आगे से। ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया सर। ठीक है, जब ये हो गया तो सर अब क्या है, लाइव कोडिंग वेरी रेयर है यूट्यूब पे। हाँ, लाइव कोडिंग बहुत ही रेयर लोग ही होता है, रिकॉर्डेड फॉर्म में लोग करते हैं लाइव कोडिंग को, क्योंकि मिस्टेक्स होने का बहुत सारे चांसेस रहते हैं, तो इसलिए लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं रिकॉर्डेड। लाइव में थोड़ा सा मिस्टेक होने का रहता है, बट ठीक है, अपन सीखेंगे, लाइव कोडिंग करते हैं, मिस्टेक्स होगा तो अपन सब मिलकर उसको सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को, कुछ आया तो इसीलिए आप लोग देखा किया कीजिएगा कि कुछ वेरिएबल का नेम स्टोरेज कुछ गलत तो नहीं हो रहा है अपना। ठीक है, ओके ठीक है। अब सर क्या बचा है कि जब भी मेरा आई है, अब जे आ गया, तो सबको बस कंपेयर कर लेना है सर। मतलब सर एक इफ चेक लगा लेंगे और बोलेंगे कि अगर एस टी आर ऑफ आई जो है, जो मैं आई ने बोला है, आई ने पहला एलिमेंट बताया, वो अगर इक्वल इक्वल है एस टी आर ऑफ जे, किसी से भी सबके पास वो जाके अगर एक भी अगर इक्वल मिल गया सर, इसका मतलब सर काम तो हो गया, यूनिक नहीं है सर। अगर मेरा इक्वल मिल गया सर, तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है कि यूनिक नहीं है, यूनिक नहीं है मीन्स डुप्लीकेट मिल गया, डुप्लीकेट मिल गया। इक्वल होने का मतलब क्या है सर, कि अगर जो आई ने बताया है वो जे अगर जा रहा है आगे बढ़ते बढ़ते, वो अगर मिल गया है, इसको इक्वल हो गया है, तो इसका मतलब यूनिक नहीं है, कोई ना कोई तो मिल गया है। तो इसका मतलब सर यहीं से आप रिटर्न हो जाइए, आगे कुछ करने का जरूरत ही नहीं है सर। डायरेक्ट यहाँ से रिटर्न मार जाइए आप फॉल्स, डायरेक्ट रिटर्न मार जाइए, डायरेक्ट आप फॉल्स यहीं से चले जाइए आप। क्यों, क्योंकि बराबर है ना, इक्वल आ गया। लेकिन सर अगर नहीं आया इस इफ चेक में, ये पूरा फॉर लूप चल गया, तो इसका मतलब हर एक के साथ कंपेयर किया पहला के साथ, और ये फॉर लूप से आने के बाद अगर 20 लाइन वाले तक भी चल गया, अगर आप 21 पे खड़े हैं सर, इसका मतलब वो हर एक एलिमेंट के पास गया, आई ने बताया, और जे हर एक एलिमेंट के पास गया, और कुछ भी यूनिक नहीं मिला सर। अगर मिलता तो रिटर्न फॉल्स हो जाता, रिटर्न फॉल्स हो जाता सर। और अगर ये यहाँ तक आ गया है 21 लाइन पे आने का मतलब है कि सर वो पूरा का पूरा एलिमेंट के पास ट्रैवर्स किया, कोई भी रिपीट नहीं हुआ, मतलब सारा एलिमेंट सर, सारा एलिमेंट यूनिक है, सारा एलिमेंट यूनिक है। यहाँ पे आने का मतलब सारा एलिमेंट यूनिक है, क्या ये सबको समझ में आता है क्या, कि लाइन नंबर 21 पे आने का मतलब है सर कि सारा एलिमेंट मेरा यूनिक है, ऑल एलिमेंट आर यूनिक। तो सर ऑल एलिमेंट आर यूनिक अगर है ही यहाँ पे आने के बाद, तो रिटर्न ट्रू कर देंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे सर, रिटर्न ट्रू कर देंगे सर। क्या ये पूरा का पूरा लॉजिक समझ में आया सबको, बताइए आप लोग। चलिए इसको एक बार चलाते हैं। एस टी आर देखिए अपन लिख दिए, एस लिए थे ना वेरिएबल स्ट्रिंग एस, अपने को स्ट्रिंग में एस टी आर लिखने का आदत है इसलिए। ठीक है, स्ट्रिंग इज नॉट यूनिक बोला सर अपन चलाएं तो, क्या बोला, स्ट्रिंग इज नॉट यूनिक। क्यों नहीं बोला ये स्ट्रिंग इज नॉट यूनिक, देखिए अपना बरोबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अपन ने लिखा अमन शर्मा, तो देखिए ए यहाँ पे रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये दो टाइम्स है यहाँ पे, थ्री नहीं फोर, ये मेरा फोर टाइम्स है, तो ये चार बार कैलकुलेट किया होगा क्या, नहीं, पहला ही जो मिला होगा इसे यहीं पे इंडेक्स 0 1 2, यहीं पे अगर उसको ए दूसरा मिल गया होगा ना, तो यहीं से वो रिटर्न कर गया होगा अपना कोड, यहीं से रिटर्न कर गया होगा और बोल दिया कि दिस इज नॉट यूनिक। करेक्ट। अब एक यूनिक स्ट्रिंग रख के देखते हैं अपन, एक यूनिक स्ट्रिंग रख के देखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच जी के, कुछ ऐसा ले लेते हैं, कुछ ऐसा ले लेते हैं सर। ठीक है, अब इसको देखते हैं,
गिवन स्ट्रिंग इज यूनिक, करेक्ट। अब ये बता रहा है कि ये स्ट्रिंग यूनिक है, करेक्ट। स्ट्रिंग अपना ये क्या था, यूनिक था। क्या सभी को समझ में आया क्या ये लॉजिक, बताइए। क्या आप सभी को ये सॉल्यूशन समझ में आया? अगर ये सॉल्यूशन समझ में आया तो आप लोग बताइए इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाला है, बताइए कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाला है इसका, बताइए भाई लोग, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाला है इसका। आप लोग को मज़ा आ रहा है ये सारा लेक्चर जैसे जैसे अपन डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि इस तरीके से तो मैंने नहीं देखा है कहीं पे कि इस तरीके से टीचिंग हो रहा है कोडिंग का, इस तरीके से डिस्कस होता है। पेड कोर्सेज में भी आई थिंक इस तरीके से कहाँ डील होता है। मैं क्योंकि जब मैं सीखता था तो मेरे को इस तरीके का ही कन्फ्यूजन रहता था कि भाई कैसे, मेरे को लगता था कि कोई ट्री बोल रहा है तो नोड है ट्री, तो एग्जैक्टली नोड कैसे दिख रहा है, वो ट्री में नोड कैसे है, सर्कल टाइप का, ये सारा बहुत सारा कन्फ्यूजन होता था। तो अपन आराम से इस तरीके से सब कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी कोई बताइए, डिस्कस कर ले क्या कॉम्प्लेक्सिटी अपन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक पहला सर लूप चल रहा है सर स्ट्रिंग डॉट लेंथ तक, और सर उसके अंदर दूसरा स्ट्रिंग है। अगर स्ट्रिंग का लेंथ सर थोड़ी देर के लिए अगर एन मान लेते हैं तो इसका मतलब सर दो नेस्टेड लूप है सर। सर दो नेस्टेड लूप है, बताइए। एक सर पहला लूप है जो कि स्ट्रिंग डॉट लेंथ तक, लेंथ मान लेते हैं सर कि एक स्ट्रिंग का एन है थोड़ी देर के लिए, तो सर पहला वाला जो लूप है सर दो लूप चला रहे हैं यहाँ पे। सर जो पहला जो सॉल्यूशन है उसके लिए सर एक पहला लूप चलाते हैं फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो से आई लेस देन लेंथ -1 तक और आई प्लस प्लस। और सर इसके अंदर एक और फॉर लूप लिखते हैं सर अपन, फॉर इंट क्या लिखते हैं बताओ, बताइए। जे को ट्रैक करने के लिए जे इज इक्वल टू जीरो, जे लेस देन सर लेंथ, और जे प्लस प्लस ऐसे करते हैं सर। और फिर इफ लगा के कंपेयर करते हैं और यहाँ से फॉल्स रिटर्न करवाते हैं और लास्ट में आके ट्रू रिटर्न कराते हैं। यही तो है सर अपना कोड। तो सर ये तो पढ़ चुके हैं ना अपन। दो अगर नेस्टेड लूप है यहाँ पे क्या है, एक पहला है लूप, अगर स्ट्रिंग का लेंथ सर, स्ट्रिंग का लेंथ अपन n मान लेते हैं सर, तो ये है ये n टाइम्स चलेगा, और ये भी सर कितना टाइम्स चल रहा है, n टाइम्स चल रहा है लेंथ के बराबर। और ये सर ये दोनों नेस्टेड है, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए जीरो के लिए अंदर वाला n टाइम्स चलेगा, जब इसका इंडेक्स वन आएगा तब ये n टाइम्स चलेगा, जब टू आएगा तब अंदर वाला फिर से n टाइम्स चल रहा है। मतलब i का वैल्यू है, ये j का वैल्यू है, हर i के वैल्यू के लिए j n टाइम्स चल रहा है सर। और ये कैसे कैसे जा रहा है, n बार, तो ये यहाँ पे भी n टाइम्स चलेगा, मतलब n इंटू n सर। मतलब क्यों, क्योंकि सर n, ये वाला n को सबको प्लस करेंगे, n प्लस n प्लस n प्लस n कहाँ तक जाएगा सर, n टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा सर, n इंटू n, मतलब ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। क्यों, क्योंकि टू नेस्टेड लूप था, ऐसा भी डायरेक्टली बता सकते थे कि टू नेस्टेड लूप है सर तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। अपन लेक्चर टू में डिस्कस कर चुके हैं, लेक्चर वन या टू में। अभी अगर आप इसका ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होगा, क्यों, क्योंकि दो नेस्टेड लूप है। आप स्टार्टिंग से ये लेक्चर देखना तब आपको और क्लैरिटी आएगा कि कैसे हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग बिल्कुल बेसिक से अच्छे से डिस्कस किए हैं। लेक्चर वन आई थिंक होगा उसका। तो आप एक बार जब पूरा लेक्चर देखोगे ना तब आप इन चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करोगे, क्योंकि जिस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ वो इसी हिसाब से अपन वहाँ पे पूरा डिस्कस किए हैं। मतलब हर एक आई के लिए सर n टाइम्स चलेगा, तो ये ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो गया क्योंकि टू नेस्टेड लूप था। ये सब तो कैलकुलेशन अपन जस्ट विजुअलाइजेशन के लिए किए, लेकिन सर एग्जैक्टली हम लोग ये बता सकते हैं सारा इटरेटिव एल्गोरिथम के लिए कि कैसे हो रहा है जो। ठीक है सर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ गया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताइए आप लोग, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताइए। क्या एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं क्या कुछ हम लोग इसमें, बताइए। कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है सर, कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है। देखिए कोई भी कुछ लिए हैं क्या, आई और जे के अलावा कुछ भी लिए हैं क्या। आई एक इंटीजर है 4 बाइट, जे एक इंटीजर है 4 बाइट, 4 4 8 बाइट बस। तो वो तो कांस्टेंट है। अगर हम लोग बता पा रहे हैं 4 बाइट 8 बाइट किसी नंबर में, तो उसको थोड़ी मानते हैं हम लोग कुछ। इनपुट साइज पे वेरी करना चाहिए, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कम्प्लेक्सिटी निकालते समय। करेक्ट, ऑर्डर ऑफ वन। अभी इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट, मतलब कि कांस्टेंट टाइम, मतलब कांस्टेंट स्पेस, कांस्टेंट स्पेस। अगर 4 बाइट 8 बाइट अगर आप बता रहे हो तुम, अगर इनपुट साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जब आप प्रीवियस देखोगे तो आपको समझ में आएगा, तो उसको अपन बोलते हैं कांस्टेंट ले रहा है, मतलब 8 बाइट्स ले रहा है सर। और 8 बाइट्स ले रहा है आई और जे के लिए, तो ये 8 बाइट्स तो सर अपन काउंट कर सकते हैं, इसीलिए इसको ऑर्डर ऑफ वन बोलते हैं अपन, ऑर्डर ऑफ वन, कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। क्या सभी को ये वाला सॉल्यूशन क्लियर है क्या, सॉल्यूशन वन। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करने वाले हैं, इसके और दो सॉल्यूशन है, धीरे धीरे इसको ऑप्टिमाइज करेंगे।
मीडियम लेवल का फिर सॉल्यूशन देखेंगे। फिर इसके बाद एक और जो सॉल्यूशन देखेंगे जिसमें अपना आस्की आई और यूनिकोड का बात होगा, तो फिर अपन समझेंगे कि भाई आस्काई क्या होता है कैरेक्टर्स, यूनिकोड कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे वेरी करते हैं, कितने बाइट्स के होते हैं, तो आस्काई वैल्यू कितना होता है, एक आस्काई वैल्यू क्या होता है, कैपिटल ए का कितना होता है, ये सब पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। मतलब एक क्वेश्चन से डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स भी अपन सीखते जा रहे हैं स्लोली। मतलब कंप्यूटर साइंस का अपना एक बिल्डअप होता जा रहा है, करेक्ट। तो आप लोग बताइएगा कि ये सारा चीज़ आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, फीडबैक में कमेंट सेक्शन में आप लोग बताया कीजिए जब ये रिकॉर्डेड फॉर्म में चला जाए तो। और भी अपन दोस्तों को बताइए कि किस हिसाब से आप लोग ये सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, कैसा चल रहा है। उस हिसाब से हम लोग और भी आगे का लेक्चर सब प्लान करेंगे। इसके बाद एल्गोरिदम प्लान करेंगे अपन, डेटा स्ट्रक्चर खत्म होने के बाद बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे, कंपटीटिव कोडिंग स्टार्ट करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करेंगे। हर चीज़ अपन सीक्वेंस में ऐसे ही स्टार्ट करने वाले हैं। डेटा स्ट्रक्चर देन एल्गोरिदम। आप लोग कंपटीटिव कोडिंग का क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिएगा तब तक। इसके बाद एक कंपटीटिव कोडिंग का सीरीज लाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम लाएंगे। इस हिसाब से अपन हर चीज़ को कवर करते हुए चले जाएंगे, डीबीएमएस, जो भी प्लेसमेंट के लिए जितना सब्जेक्ट अपने को चाहिए सब। और अगर आपको एक इंडिविजुअल चाहिए होगा सेशन, तो एक दिन अपन लाइव आके बात करेंगे कि भाई एग्जैक्टली प्लेसमेंट के लिए क्या क्या अपने को चाहिए होता है, क्या क्या चीज़ पढ़ना है, कहाँ से क्या है, एप्टीट्यूड कितना पढ़ना है, किस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर्स देना है इंटरव्यू में। ठीक है। तो आप सभी को अच्छा लग रहा है ये सारा लेक्चर्स जो चल रहा है सीरीज में, सीक्वेंस में? आज का क्लास एंड करें क्या? आप लोग सब ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू का। ये जो बुक है, इस ये आपके पास रहना चाहिए, हैंडी रहना चाहिए, क्योंकि फिर इसके ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 इसके बाद फिर 3। इस हिसाब से अपन सारे क्वेश्चंस को भी धीरे धीरे डिस्कस करते हुए बढ़ते जाएंगे। फिर डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से भी आप लोग क्वेश्चंस लगाते रहिएगा, ठीक है। ओके, चलिए बाय एवरीवन, गुड नाइट, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। ओके, चलिए बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।